हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जेकेपीएससी लेक्चरर के दैट इज एजुकेशन पेपर के एफ यूनिट, एफ इन द सेंस की 6th यूनिट के बारे में, जो है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 जो ड्राफ्ट में है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल डीप में बढ़ेंगे ताकि आपके लिए बहुत यूजफुल हो ये टॉपिक और ये वीडियो, है ना। आप अच्छे से समझ पाए इन टॉपिक्स के बारे में और आप अपने पेपर में 100% अटैम्प्ट करके आए। ओके, सो ये यूजीसी नेट और दैट इज कोई भी स्टेट टीचिंग एग्जाम्स है आपके या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबके लिए यूजफुल है जो भी टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी ये तो बीएड में भी, एमएड में भी पूछा जाता है, एंड एनएपी के बारे में भी और रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ के बारे में भी। ओके, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी 2020, फिर फीचर्स एंड पिलर्स ऑफ एनईपी 2020 एंड आफ्टर दैट इज द स्टेजेस इन स्कूल एजुकेशन। तो कौन कौन सी स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020? फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। आफ्टर दैट न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, देन द एफएलएन यूडीएल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं ये, इक्विटी का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू एनईपी, इसके बारे में पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन फीचर एज पर एनईपी 2020 पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अ प्रोफेशनल एजुकेशन फीचर्स एज पर एनईपी 2020 and the recommendation of NEP regarding open and distance learning. After that is the evaluation and assessment techniques as per NEP 2020. ये आपकी दैट इज यूनिट है, उसके टॉपिक्स हैं, है ना। तो इनके बारे में एक एक करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी 2020। ओके, तो क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सबसे पहले एनईपी 2020 एक मतलब इंडिया की फर्स्ट ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है जो 21st सेंचुरी के बच्चों की डिमांड्स को कंप्लीट करती है, या फिर जो 21st सेंचुरी में जो अब स्किल्स चाहिए आपको, उनको उजागर करती है, उनको लेकर आई है। सो बेसिकली इससे पहले जो एनईपी थी या फिर एनपीई था, वो 1986 का था, 1986 का। उसको रिवाइज करा था 1992 में। तो उसके बाद से लेकर अब तक मतलब 2020 तक कोई एजुकेशन में बदलाव नहीं आया था, कोई रिफॉर्म नहीं आया था, कोई पॉलिसी नहीं आई, मतलब पॉलिसीज नहीं आई थी। ओके, नई पॉलिसीज नहीं आई थी। सो 2020 में ये जाकर के बनी एनईपी 2020, और ये 21st सेंचुरी की जो भी डिमांड्स एजुकेशन की उसको कंप्लीट करती है। और इसके बाद इससे पहले कौन सी थी? एनईपी 1986, या फिर जिसको मॉडिफाई करा था 1992 में। सो इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर एजुकेशन सिस्टम टू द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, जो आज के लिए भी महत्वपूर्ण हो और जो आने वाले कल के लिए भी महत्वपूर्ण हो, है ना। उन डिमांड्स को, उन नीड्स को कंप्लीट करना। सो मेन एम्स ऑफ एनईपी 2020, फर्स्ट इज अ होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। होलिस्टिक मतलब कि आपका सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण चीज़ों पर या फिर आपके विकास पर फुल दैट इज डिपेंड करती है, या फिर उसको मानते हैं कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो एकेडमिक तौर पे ही ना हो, मतलब उनका इंटेलेक्चुअल या फिर कॉग्निटिव लेवल ही ना बढ़े, साथ के साथ फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल हर एस्पेक्ट पे, है ना, स्पिरिचुअल हर एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाए। ओके, तो मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग की जो ऐसे लर्निंग कराई जाती थी जिसमें आपको रट्टाबाजी सिखाई जाती थी, रट्टा मरवाना सिखाया जाता था, है ना। उससे हट करके अब आपकी जो एजुकेशन है वो क्रिटिकल थिंकिंग पे प्रमोट हो चुकी है ना। क्रिटिकल थिंकिंग पे आ चुकी है, क्रिएटिविटी पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर। सो टू इंटीग्रेट आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, स्पोर्ट्स एंड वोकेशनल एजुकेशन टुगेदर फॉर वेल राउंड डेवलपमेंट। तो इन सब सब्जेक्ट को आपके करिकुलम में लाया गया कि आप अपने एकेडमिक तौर पर भी पढ़ें, आप जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ है या नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ है उन पर भी ध्यान दें। ओके, तो ऐसे आपका करिकुलम, ऐसे आपकी सिलेबस लाए गए कि जिसमें आपके स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाए, वोकेशनल मतलब आपकी स्किल्स पर भी ध्यान दिया जाए, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट पर भी, और आपकी कला पर भी, ह्यूमैनिटीज़ पे भी ध्यान दिया जाए, है ना, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स, साइंस के भी और स्पोर्ट्स के भी, ताकि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट या फिर वेल राउंडेड डेवलपमेंट हो। ओके, नेक्स्ट इज अ इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इट मीन्स कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना ही कास्ट के बेसिस पे, ना ही जेंडर, ना ही लोकेशन, डिसेबिलिटी या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो किसी भी, कोई भी फैक्टर पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसा हमारी एनईपी 2020 कहती है। सो ये फोकस करती है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स पर, मतलब एससीडीजीज पर, जो सोशली भी बहुत वीक हैं और
इकोनॉमिकली भी बहुत वीक है ना, उनको सोसाइटी में जगह नहीं मिल पाती, जैसे एसटीज हो गए, एसटीज हो गए, ओबीसीज हो गए, या फिर माइनॉरिटी लोग हो गए, है ना, जहाँ पर उनकी संख्या कम है किसी जगह पर, या फिर डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स की जो सीख पाते हैं अलग तरह से, मतलब जो हम आम इंसान से या फिर जिनका नॉर्मल आईक्यू से कम आईक्यू होता है, एवरेज से कम आईक्यू होता है, आप ये भी बोल सकते हो, या फिर उनमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, है ना। अगर आपने तारे ज़मीं पर मूवी देखी हो, या फिर अब सितारे ज़मीं पर भी जो अब आई है ना, अगर आप वो देखोगे तो आप उसमें यही देख पाओगे क्यों उनको डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स कहा जाता है। आप उनको हैंडीकैप्ड क्यों नहीं बोलते, सरकार उनको हैंडीकैप्ड या फिर उनको विकलांग क्यों नहीं बोलती, वो इसलिए ही नहीं बोलती क्योंकि वो उनके सीखने का तरीका अलग है ना। तो हमारी एनईपी 2020 में ये कहा गया है कि वो बच्चे डिसेबल्ड नहीं हैं, हैंडीकैप नहीं है, वो बच्चे हैं डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स, कि वो सीखने का तरीका उनका अलग है। जैसे आपने शीतल को देखा होगा, शीतल आर्चरी में जो है ना, धनुष बाण में जो है ना वो निशाना लगाते, तो आप उनको देखो, उनके हाथ नहीं है बट वो पैरों से निशाना लगाते, तो पैरों से ही लिखती हैं, पैरों से ही गाड़ी चलाती हैं। आप अगर इंस्टाग्राम वगैरह पे हो तो उनको देखोगे, उनकी वीडियोस, तो आपको बहुत अच्छे से आप मोटिवेटेड भी होंगे कि उनके सीखने का तरीका, स्टाइल अलग है, ओके, उन्होंने अलग बनाया है हम सबसे। ओके, सो ये क्या हो गई, ये इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करती है हमारी एनईपी 2020। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग पाथ्स, कि आपके जो लर्निंग पाथ हैं कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है। जैसे कि आपको पहले क्या होता था, आप 10th क्लास के आगे जाते थे, 11th में जाते थे, 12th में जाते थे, आपको स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी, है ना, कि जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, मेडिकल वाले बच्चे हैं, जो साइंस में आती हैं, फिर कॉमर्स में आपकी दैट इज कॉमर्स में तो ही आपकी अकाउंटेंसी, बिजनेस और ये सब आते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स। फिर आर्ट्स में आपकी पॉलिटिकल साइंस और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ओके, इंग्लिश, हिंदी वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते थे। सो बेसिकली ऐसे स्ट्रीम बनाई होती, बट उसमें अब फ्लैक्सिबिलिटी ला दी गई है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, कि अब आप 11th के बाद साइंस का कोई सब्जेक्ट, जैसे आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है और साथ में आपको फिजिक्स और बायो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ना ही मैथ्स अच्छी लगती है, आपको अकाउंटेंसी पसंद है, तो केमिस्ट्री के साथ अकाउंटेंसी चूज कर सकते हो, प्लस आप आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो अब ये नॉन मेडिकल और मेडिकल और ये आर्ट्स, कॉमर्स सब कुछ हटा दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किस जगह पर, कहाँ पर, जहाँ पे आपकी स्पेशलिटी है, आप वो प्रोग्राम चूज कर सकते हो। ओके, तो कोई रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स और आर्ट्स एंड साइंस, कि ना ही एकेडमिक और वोकेशनल स्ट्रीम्स में कि आप फिजिकल एजुकेशन भी चूज कर सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट के सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हो, तो जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट एरियाज है वो। ओके, ऐसा इसमें कहा गया, अभी इम्प्लीमेंट कितना हुआ है वो आप देख ही सकते हो। सो आफ्टर दैट इज अ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, दैट इज द एफएलएन, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये क्या है कि आप ग्रेड 3 तक, मतलब क्लास 3 तक बच्चों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ऑफ मैथ्स, लैंग्वेज, है ना, तो उन सब चीज़ों को आप समझा दो, बेसिक स्किल्स के बारे में उन्हें बता दो, जो कि उनके फ्यूचर लर्निंग के लिए बहुत यूजफुल है। अगर बच्चों को 3rd क्लास तक ही, बच्चों को काउंटिंग ही नहीं आती होगी, प्लस माइनस नहीं करना आता होगा, बेसिक मैथ नहीं आता, तो वो आगे करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा। तो एफएलएन का क्या मतलब है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, या फाउंडेशनल स्टेज तक या फिर ग्रेड 3rd तक उनका जो बेस है वो बनाकर चलो, उनको बेसिक मैथ्स के बारे में, बेसिक लैंग्वेज के बारे में आप सिखाओ। ओके, सो प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर, तो इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज होगा, बच्चों को जो शुरुआती दौर में उनकी मातृभाषा में या फिर उनके रीजनल क्षेत्रीय भाषा में सिखाया जाएगा। सो इसको प्रिजर्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए हमारे इंडियन कल्चर को, नॉलेज सिस्टम को और लैंग्वेजेस को, वाइल ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल नॉलेज कनेक्शन, कि आपको अपने कल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, साथ के साथ आपको ग्लोबली जो चीज़ें चल रही हैं, कैसे आप ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हो, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ इसमें प्रमोट करी गई हैं कि आपको सेमिनार्स कराए जाएं वर्ल्ड वाइड, दूसरे फॉरेन कंट्रीज से पैचअप कराया जाए, यूनिवर्सिटीज़ का कोलैबोरेशन कराया जाए। सो बेसिकली वो इसको इसमें प्रमोट करा गया है। नेक्स्ट इज अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन,
कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, तकनीकों का इस्तेमाल करो एजुकेशन में, डिजिटल लर्निंग को इंटीग्रेट करो, ऑनलाइन लर्निंग को और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, ताकि क्या बढ़े, एक्सेस, क्वालिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। तो इससे पहले हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाली यूनिट की थी, मतलब 5th यूनिट की थी। उसमें आपको यही सिखाया गया था कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है, कि उससे हम काफ़ी लोगों तक हमारी रीच पहुंच सकती है। हम यहाँ बैठे बैठे एक जगह पर काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुंचा करके उन्हें उनके घर में ही बैठ करके समझा सकते हैं, है ना। अब उनको कोई ट्यूशन, टीचिंग और ये सब की ज़रूरत नहीं है। अब वो घर पे ही बैठे वीडियो देख करके समझ सकते हैं, और काफ़ी लोगों तक जिनके पास भी इंटरनेट की फैसिलिटी है, साथ ही साथ कोई डिवाइस है, तो वो आराम से देख सकता है। तो एक्सेस बढ़ाने के लिए और क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए आपकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करा गया है एजुकेशन में। ओके, टीचर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, इट मीन्स कि अब आप क्या करो, टू क्रिएट अ मेरिट बेस्ड एंड प्रोफेशनल टीचिंग एनवायरनमेंट, कि आप टीचर को कैसे सेलेक्ट करोगे उनके मेरिट बेस पे, है ना, कि कौन कितना एबल है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, है ना, उन्होंने बीएड में या मेड में जो परफॉर्मेंस करी है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स भी होते रहे टीचर्स के लिए, ताकि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सके, है ना, उनको बढ़ा सके। जैसे रेगुलर सेमिनार्स कंडक्ट कराओ, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराओ, ओके, एक्सटेंशन लेक्चर और बाकी चीज़ें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो उन्हें टाइम टू टाइम, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उसके लिए। सो इससे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा उनका। असेसमेंट रिफॉर्म के बारे में बात करी है, टू शिफ्ट फ्रॉम हाई स्टेक्स एग्जाम्स टू कॉन्टिन्यूस कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट दैट प्रमोट लर्निंग rather than रोट मेमोराइजेशन। तो इनका क्या मतलब है कि असेसमेंट में कुछ बदलाव लाए गए हैं, कि पहले हम कैसे असेसमेंट करते थे बच्चों के मार्क्स के बेसिस पे, है ना, एग्जाम्स के बेसिस पे। तो उससे आप किस में बढ़ गए हो, कॉन्टिन्यूस कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में। मतलब आप क्या कर रहे हो, अब बच्चों का एफए भी ले रहे हो, उनको क्विज करा रहे हो, और ऐसी एक्टिविटीज करा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करा रहे हो, ऑब्जर्वेशन करके, एग्जीबिशंस लगा करके उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। सो बेसिकली वो क्या हो गया, वो आपका असेसमेंट का नया तरीका हो गया। पहले क्या था, पहले आपकी सिर्फ रोट मेमोराइजेशन को ही चेक करा जाता था, कि आपने कितना याद कर लिया, कितने कॉन्सेप्ट आपको फैक्चुअल चीज़ें याद है, बस उसी पे ही। अब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग को एनहांस करने के लिए डिफरेंट असेसमेंट के फॉर्म्स हैं, जिससे बच्चों का असेसमेंट हो सकता है, ओवरऑल उनका मूल्यांकन हो सकता है। सो नेक्स्ट इज द एम्स ऑफ एनईपी 2020। तो इसके बाद कौन सा एम है, ग्लोबल नॉलेज लीडरशिप। इट मीन्स कि इंडिया का एंशिएंट स्टेटस एज विश्व गुरु को रिस्टोर करने के लिए कैसे कर सकते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च के माध्यम से, कि आप बच्चों को कैसे समझा सकते हो कि वो विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु को प्रमोट करने के लिए आप बच्चों को एजुकेशन हाई क्वालिटी में दो, है ना, अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए, बच्चों का सिर्फ एकेडमिक विकास ही नहीं, हर तरह से विकास करो, और रिसर्च को ज़्यादा प्रमोट करो, ताकि नई चीज़ों के बारे में पता चले, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनके बारे में पता चले। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सिटीजनशिप एजुकेशन, to foster a sense of social responsibility, environmental awareness and constitutional values among students। कि आप क्या कर सकते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर डाल सकते हो, है ना, उनको समझा सकते हो, प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो कम्युनिटी सर्विसेज का, ताकि बच्चे भी इन्वॉल्व हों उसमें, और बच्चे भी देखें कि कैसे आप दूसरों की मदद कर सकते हो छोटे छोटे बेसिस पे भी। ओके, एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस जगाओ, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को वो फॉलो करे, वो उनके अंदर जगाओ। तो बेसिकली इनके बारे में नॉलेज प्रदान करना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी 2020। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, तो इसको हम डिफरेंट लेवल्स के बेस पे, जैसे स्कूल बेस्ड लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, ऐसे करके बात करेंगे। सो यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द, अगर हम स्कूल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो सभी बच्चे को हक है, अधिकार है कि वो एजुकेशन ले सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं, प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक। और वो कब तक है उनका एम, 2030 तक सभी बच्चों को एजुकेशन मिले। ओके, सभी बच्चे एजुकेशन लें, उनकी जो 12th क्लास तक है वो कंप्लीट हो पाए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे भी फोकस करा गया है, दैट इज ECCE। इट फोकस ऑन द एजेस ऑफ 3 to 8 ईयर्स, बच्चों के, है ना, जो 3 से
3 से 8 साल तक के बच्चे हैं उन पर फोकस करता है ECCE, जो सिखाता है प्ले बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड और डिस्कवरी ओरिएंटेड करिकुलम के थ्रू बच्चों को चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, है ना। न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर लाया गया है, दैट इज 5+3+3+4। इट मीन्स कि पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था, है ना, आप अपने लिखते भी थे क्लास में 10+2, ओके। तो उसका मतलब ही क्या था, क्योंकि आप 12th क्लास में हो गए हो, तो ये स्ट्रक्चर था हमारा 10+2 वाला। सो बेसिकली अब क्या कर दिया गया है, अब उसको डिवाइड कर दिया गया है 5+3+3+4। 5 is for foundational stage, 3 is for preparatory stage, okay, and 3 is for middle stage, and the last 4 is for the secondary stage। ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया, ओके। कि अब प्रिपरेटरी स्टेज 5 साल तक के जो हम ECC में देखते हैं, फिर उसके बाद सॉरी फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडल, और उसके बाद सेकेंडरी। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, टॉपिक है पूरा एक, ओके। सो स्कूल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में नेक्स्ट क्या है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो FLN पे मिशन बनाया गया कि बच्चों को 2025 तक उनको क्या कराया जाए, कि उनको सही बेसिक नॉलेज होनी चाहिए लिटरेसी के बारे में, कि सबको शिक्षा मिले कितने क्लास तक, छोटे बच्चों की, मतलब आप बोल सकते हो कि 8th ग्रेड तक, क्लास 8 तक 2025 तक सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, ओके। तो ये फोकस करता है टू अचीव यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्राइमरी स्कूल। ये प्राइमरी स्कूल सभी ने कर रखी है, और उनको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स और लैंग्वेजेस, फोनिक्स, उन्हें प्रोनाउंसिएशन थोड़ी करनी आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, उन सब के बारे में फोकस करता है, ओके। रिडक्शन ऑफ करिकुलम कंटेंट, जो करिकुलम कंटेंट था इतना ज़्यादा, मतलब बिल्कुल हैवी ऐसे बच्चों को समझ भी नहीं आता, उसमें थोड़ा रिडक्शन होना चाहिए, ओके, हुआ है। सो फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट जो सभी के लिए यूजफुल है, लाइफ स्किल्स रादर देन ओवरलोडिंग स्टूडेंट विद इंफॉर्मेशन। कि ऐसा नहीं कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह बता दी, बच्चों पे बर्डन डाल दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। आप कोर कॉन्सेप्ट पे फोकस करो जो सभी के लिए यूजफुल है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लाइफ स्किल्स पर फोकस करो, मतलब उनको प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा कराओ आप, ओके, ताकि वो अपने जीवन जीने का तरीका ढूंढ सकें। सो वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए क्लास 6 तक, कि क्लास 6 तक आप बच्चों को वोकेशनल मतलब स्किल बेस्ड एजुकेशन दो, ओके। इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने चाहिए ताकि प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन लर्निंग को प्रमोट कर सके, कि बच्चे खुद करके सीख सकें, और बच्चे फिर अपने आप को लायक बना सकें आगे जा कर के, कि वो किसी न किसी दैट इज उनको कोई ना कोई रोजगार ज़रूर मिल जाए, ओके। नेक्स्ट इज अ हायर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। तो हायर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो 50% होना चाहिए 2035 तक। इसका मतलब क्या है, कि हायर एजुकेशन तक एक्सेस होनी चाहिए एटलीस्ट 50% बच्चों की, तो है ना, कि जैसे आप देखते हो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन की तरफ जा ही नहीं पाते हैं। तो ये सोचो कि 50% इनका दैट इज आप बोल सकते हो कि इनका मेन एम है या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, तो अब कितना होगा, आपको मुझे वो बताना है कि अब कितना रेशियो है इनका, क्या 50% अचीव कर लिया है, ओके। तो मतलब एक्सपेंड करना हायर एजुकेशन को। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज, इट मीन्स मेरूज। मेरूज क्या है, कि आप ऐसे रिसर्च यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस ओपन करो जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट डिसिप्लिन आप देते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करो, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेस पे होने चाहिए ना, ग्लोबल स्टैंडर्ड जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज है पूरे वर्ल्ड में, उनके बेस पे होना चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज अ फ्लेक्सिबल डिग्री ऑप्शन। तो फ्लेक्सिबल डिग्री ऑप्शन होना चाहिए, इट मीन्स की मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। इट मीन्स कि आप कभी भी कोर्सेज में जा सकते हो, कभी भी कोर्सेज में जा सकते हो और कभी भी आ सकते हो, आपके पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, आपके क्रेडिट्स ऐड हो जाएंगे, ओके। तो फ्लेक्सिबल डिग्री ऑप्शन है, अगर आप कोई डिग्री, जैसे डिग्री मेनली 3 साल तक की होती है ना, अगर आप 1 साल के बाद चले गए तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 साल के बाद गए तो आपको डिप्लोमा प्रोवाइड होगा 2 साल के बाद, और अगर आपने पूरे 3 साल कर लिए तो आपको डिग्री ही मिल जाएगी, है ना। तो ये ऐसे बोला गया है इसमें। सो द नेक्स्ट वन इज द हायर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के, और क्या है, NRF, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ताकि आप किसको प्रमोट कर सको, रिसर्च की क्वालिटीज को बढ़ा सको, फंड करो रिसर्च को और प्रमोट करो क्वालिटी रिसर्च इन ऑल डिसिप्लिन्स, ओके। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज HECI,
इसका मतलब क्या है? सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। तो एक सिंगल रेगुलेटर है ये, सिंगल दैट इज आप बोल सकते हो बॉडी है जो हायर एजुकेशन के लिए बनाई गई है, जिसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन नहीं आती और बाकी एजुकेशन आती है। ओके, प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग, कि आप ओडीएल को प्रमोट करो। इट मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बच्चों को एजुकेशन दो, ओपन एजुकेशन को प्रमोट करो, है ना, कि बच्चे हर जगह से कैसे ना कैसे करके अपनी एजुकेशन तो प्राप्त कर सके। ओके, नेक्स्ट इज द टीचर्स एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। तो अब क्या कर दिया गया है कि आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होनी चाहिए, तो वो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सो बाय 2030 मिनिमम डिग्री फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, कि 2030 तक आपको आपके लिए मांगी जाएगी कि आपके पास 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए ताकि टीचर क्वालिटी को इम्प्रूव करा जा सके। सो सीपीडी क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब रेगुलर ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार्स, और दैट इज आप बोल सकते हो कि जो आपकी मीटिंग्स होती हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, है ना, टीचर्स के लिए, ताकि वो अपडेटेड रहे न्यू पैडागोजी से, न्यू मेथड से, न्यू टीएलएम दैट इज टीचिंग लर्निंग मेथड से, है ना, और नई तकनीकों के लिए। सो नेक्स्ट इज द अदर्स की ऑब्जेक्टिव्स अगर बात करें तो NETF दैट इज नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। इसका क्या मतलब है? ये गाइड करेगा द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, कि कैसे आपको टेक्नोलॉजी का, तकनीकों का, नए चीज़ों का यूज करना है एजुकेशन में। फिर है नेशनल असेसमेंट सेंटर, जो परख के नाम से जाना जाता है, टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर स्टूडेंट असेसमेंट, कि आप स्टैंडर्ड्स सेट कर दो कि बच्चों को कैसे आपको परखना है, मतलब कैसे उनका असेसमेंट करना है। ओके, सो प्रमोटिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया की लैंग्वेजेस है, आर्ट्स है, लिटरेचर है, उन सब चीज़ों को भी आप करिकुलम में मेंशन करो, जैसे आपके सिलेबस में भी है। मत सॉरी, आपकी बोल रही हूँ, सॉरी, दैट इज आप अगर आईटेप के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो उस सिलेबस में भी दिया हुआ है ना, अंडरस्टैंडिंग इंडिया में इंडिया के नॉलेज सिस्टम के बारे में समझना। सो इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब आप क्या करो, कोलैबोरेशंस को फैसिलिटेट करो, बढ़ावा दो विद फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ मिलकर के काम करो, ताकि बच्चों को उनके नॉलेज सिस्टम के बारे में भी पता हो, अपने नॉलेज सिस्टम के बारे में भी, और क्या सुधार किया जा सकता है उसके बारे में वो अंदाज़ा लगा सके, या फिर उसके बारे में वो तर्क विचार कर सके। ठीक है, सो द स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टॉपिक इज द फीचर्स एंड पिलर्स ऑफ NEP 2020। तो फीचर्स और पिलर्स क्या हैं NEP 2020 के? तो सबसे पहले है मेन स्ट्रक्चर। ओके, मेन स्ट्रक्चर क्या है NEP 2020 का? हमने देखा भी था कि जो स्कूल एजुकेशन है वो 5+3+3 5+3+3+4 होनी चाहिए। इससे पहले क्या थी? 10+2। तो उसको हटा करके ये स्ट्रक्चर ला दिया गया है। 5 साल किसके लिए? फाउंडेशनल स्टेज के लिए, जिसमें 3 साल जो आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के लिए हैं, और फिर उसके बाद 2 साल क्लासेस फर्स्ट और सेकेंड। ओके, फिर 3 साल आगे की प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें 3 से 5 साल तक, 3 से 5th, थर्ड से 5th क्लास तक आ जाते हैं, ग्रेड तक आ जाते हैं। नेक्स्ट 3 साल इज फॉर मिडल स्टेज, जिसमें 6 to 8 स्टैंडर्ड आ जाते हैं। और फिर लास्ट इज द फोर्थ, जिसमें सेकेंडरी स्टेज आ जाती है, जिसमें आप 9th to 12th तक का सिस्टम ले आते हो। सो इसने जो ओल्ड सिस्टम था 10+2 का, इसको ख़त्म करा है, और ये लाइन करती है चाइल्ड साइकोलॉजी पे, कि बच्चा किस उम्र में कैसे पढ़ सकता है, किस मेथड से पढ़ सकता है, वो सारी चीज़ें भी इनमें दी हुई हैं। उनके उनके संज्ञानात्मक विकास को लेकर के भी स्टेटस बनाई हुई हैं। फिर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब ये 3 to 8 ईयर्स के बच्चों पे फोकस करता है। ये रिकॉग्नाइज करता है कि अर्ली ईयर्स में आप ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, ब्रेन का विकास कैसे कर सकते हो, क्योंकि वही एक दौर होता है, वही एक एरा होता है जहाँ पर आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो, है ना। जैसा आप सिखाओगे फिर वैसी ही उनकी आगे की लाइफ, फ्यूचर लाइफ बनेगी। सो प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए इन आंगनवाड़ी एंड प्री प्राइमरी स्कूल। ओके, फिर है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN होना चाहिए। इट मीन्स की लॉन्च ऑफ नेशनल मिशन ऑन FLN कॉल्ड निपुण भारत। तो आप किसका लॉन्च करो? आप नेशनल मिशन ऑन FLN का लॉन्च करो, जिसको बोला जाता है निपुण भारत, है ना, जिसमें बच्चों को बेसिक लिटरेसी के बारे में, बेसिक साक्षरता के बारे में पता हो बाय ग्रेड 3rd बाय 2025, कि 2025 तक
तीसरी क्लास तक उन्हें बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी, मतलब 1 to 3 मल्टीप्लाई और दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, और कैसे उन्हें बोलना है, कोई वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, इन सब के बारे में उन्हें बेसिक पता होना चाहिए। इसका ये गोल है। ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड मदर टंग। सो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस आर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रखोगे, किस भाषा से आपको पढ़ाना है, तो वो ग्रेड 5th, एटलीस्ट ग्रेड 5th तक वो आपकी मदर टंग में होना चाहिए या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज में। ओके, और अगर आगे भी कर सकते हैं ग्रेड 8 तक उसे एक्सटेंड करा जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज, कोई भी लैंग्वेज आप इम्पोज नहीं कर सकते ऑन एनी स्टेज, कि आप अपनी लैंग्वेज को किसी भी स्टेट पर इम्पोज नहीं कर सकते, उस पर लागू नहीं कर सकते। फिर है होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब नो रिजिड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम, कि कोई सेपरेशन नहीं होगा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें कोई भी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं होंगे, आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं, उसी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे आप फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, साथ में आप कोई भी जैसे मैथमेटिक्स आपको लेना है या फिर आपको दैट इज पॉलिटिकल साइंस लेना है तो आप ले सकते हैं। स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज पर देयर इंटरेस्ट, कि उनकी रुचि के अकॉर्डिंग वो अपने सब्जेक्ट को ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करा है कि वोकेशनल कोर्सेज और इंटर्नशिप होने चाहिए। छठी क्लास से, मतलब 6th क्लास से शुरू हो जाना चाहिए। आपको कोडिंग के बारे में, प्रैक्टिकल स्किल्स और लाइफ स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में आप पे फोकस करा गया है। फिर नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जिसका मतलब है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी को टीचिंग में, लर्निंग और असेसमेंट में यूज़ कर सकते हो। असेसमेंट रिफॉर्म्स होने चाहिए, मतलब जो हम पहले असेसमेंट करते थे, बच्चों को बस रटवा करके फिर उनका टेस्ट ले लेते थे, उस चीज़ को हटा करके आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए, मतलब आपकी निपुणताओं के अकॉर्डिंग, आपके कौशल के अकॉर्डिंग, ओके, कि आप में कितना, आप में कितने स्किल्स हैं, उस पर फोकस होना चाहिए। तो परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इस परख की फुल फॉर्म को आपको याद रखना है। क्या मतलब है इसका? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस फिर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परख क्या है? परख बेसिकली एक सिस्टम बनाया गया है कि इसमें स्टैंडर्ड्स तय कर दिए गए हैं या रेगुलेटर है कि आप इस हिसाब से बच्चों का दैट इज असेसमेंट करोगे, मूल्यांकन करोगे। नेक्स्ट इज अ हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस हैं डिग्री प्रोग्राम्स में, है ना, और एबीसी आईडी का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब उसको लाया गया है ताकि आप एकेडमिक क्रेडिट्स को स्टोर करके चल सको, आपके जो पॉइंट्स हैं वो ऐड हो जाएं कि आप कितना कर चुके हो कोई डिग्री, है ना। तो उसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। आजकल सभी बच्चों की बनवाई जाती है कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले। ओके, तो 50% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो का इनका लक्ष्य है 2035 तक, कि आप हायर एजुकेशन एटलीस्ट 50% बच्चों तक तो पहुंचा ही दोगे। ग्रोस एनरोलमेंट का ये मतलब हो गया कि वहाँ पर ड्रॉप आउट कितने, उन सब चीज़ों को नहीं देखा जाएगा, बस ये देखा जाएगा कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। सो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ दैट इज़ मेरू का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, जहाँ पे आपको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन मिले। कितने आपके हायर एजुकेशन है जो आपको एक ही कॉलेज में अलग अलग डिसिप्लिन के बारे में पढ़ाते हैं, तो वो होना चाहिए। ओके, और वहाँ पे रिसर्च भी कराई जानी चाहिए। टीचर ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। तो मिनिमम डिग्री ऑफ टीचिंग बाय 2020 विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, कि 2030 तक इसको लागू, मतलब ये माना जाएगा कि आपकी जो मिनिमम डिग्री होनी चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होनी चाहिए। रेगुलर कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, की उनको रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनको अवगत कराया जाए नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो उनके लिए। ओके, और एनआरएफ का फाउंडेशन मतलब फोस्टर रिसर्च एंड इनोवेशन इन यूनिवर्सिटीज, कि आप किसको बढ़ावा दे सको, रिसर्च और इनोवेशन को, इसलिए आप एनआरएफ को प्रमोट करो। ओके, उसको बनाया जाएगा। सो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं कुछ ऐसे, मतलब क्रिएशन ऑफ सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन फॉर विद 4 वर्टिकल्स, कि 4 वर्टिकल्स बनाए हुए हैं बेसिकली, कि आप इसके अकॉर्डिंग आप रेगुलेट कर सकते हो कि क्या किसी इंस्टीट्यूट में अगर कोई अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही है या फिर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही, कोई घोलमोल हो रहा है ना, करप्शन हो रहा है, तो उसको देखने के लिए जैसे NHERC दैट इज हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NAC दैट इज नेशनल अक्रेडिशन काउंसिल, और HEGC दैट इज हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, फिर है GEC दैट इज जनरल एजुकेशनल काउंसिल। ओके, नेक्स्ट इज द इंक्लूजन एंड इक्विटी। सो स्पेशल एम्फोसिस जोर दिया गया है इकोनॉमिकली
सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप पे, जिसमें एससीज, एसटीज, वीमेंस या फिर आप बोल सकते हो डिसेबल्ड बच्चे, माइनॉरिटी लोग आ जाते हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड होना चाहिए एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स होने चाहिए फॉर डिसएडवांटेज रीजन्स, कि जहाँ पर एजुकेशन नहीं दी जाती है या फिर बहुत कम दी जाती है, वहाँ पर आप ऐसे जोन्स बनाओ जहाँ पर आप सभी बच्चों को ला सकते हो, ओके, सभी बच्चों को शिक्षा दे सकते हो। ओके, सो प्रमोशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, की जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इंडिया के बारे में, उनके कल्चर, आर्ट्स और वैल्यूज़ के बारे में आप एजुकेशन में डालो, ओके, एजुकेशन में लाओ। इंटरनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करो कि वो अपने कैंपसेस को अब्रोड भी भेज सकते हैं, मतलब वहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। जैसे आपने अमिटी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, बेसिकली उसके कैंपस आपको वर्ल्ड वाइड मिल जाएंगे, जैसे दुबई में भी मिल जाएंगे। फैसिलिटेट फॉरेन कोलैबोरेशन, की फॉरेन कंट्रीज या फिर उनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करो, सहभागिता बनाओ, उनके साथ मिल करके काम करो, ताकि हमारे बच्चों को भी मौका मिले अदर कंट्रीज में जाके पढ़ने का। ओके, सो उसके बाद है 4 पिलर्स ऑफ एनईपी 2020। तो पिलर्स क्या हैं, कि जो पिलर्स क्या बोलते हैं, जिसको खंभा, मतलब जिसके ऊपर टिकी हुई है। सो एक्सेस यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इक्विटी, क्वालिटी, जो नेक्स्ट पेज पे है देख लेते हैं, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ओके, ये 4 पिलर्स है जिसके ऊपर हमारी जो एनईपी है वो टिकी हुई है। सो फर्स्ट इज द एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या है, कि यूनिवर्सली एक्सेस हो, सभी लोगों तक पहुंच हो अच्छी शिक्षा की, क्वालिटी एजुकेशन की, ताकि हर बच्चे को मिल सके और हर अडल्ट को मिल सके एजुकेशन। ओके, स्पेशल फोकस किस पे है, जो अल्पसंख्यक ग्रुप्स हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं और रिमोट एरियाज पे जहाँ पर स्कूल्स या फिर शिक्षा नहीं पहुँच पाती है, वहाँ तक एजुकेशन प्रोवाइड करने का इनका मेन एम है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द इक्विटी। तो इसका क्या मतलब है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक, जेंडर एंड रीजनल ग्रुप, कि जो भी गैप्स हैं अकॉर्डिंग, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी तरह का, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को ख़त्म करना एक तरह से इक्विटी मतलब है उस चीज़ का, कि आप उन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, उन लोगों को दैट इज़ आप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो जिनके पास नहीं है, ताकि वो और लोगों के बीच में, जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास है, उनके बराबर आ सके। ओके, तो यही इक्विटी का मतलब है। फोकस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। तो इन पे माइनॉरिटीज़ पे और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करा गया है। इसमें हम वुमेन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आप उनकी तरह, मतलब जो और लोग हैं उनकी तरह भी वो मैदान में आ सकें, ऐसा बोल सकते हो। ओके, सो क्वालिटी का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करना, लर्निंग को और असेसमेंट को इम्प्रूव करना, कि आप सिर्फ टीचिंग को ही ना और करिकुलम को ही ना, आप लर्निंग को भी, असेसमेंट को भी इम्प्रूव करो, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास की तरफ आप ध्यान दे सको। टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, रिसर्च प्रमोशन होनी चाहिए और मॉडर्नाइज करिकुलम होना चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो क्वालिटी का मतलब क्या है, कि हर तरह से आप A1 ग्रेड में आ जाओ, बिल्कुल टॉप में, है ना। तो उस चीज़ पर फोकस करा गया है, क्वालिटी पर। तो अफोर्डेबिलिटी मतलब हर इंसान उसको अफोर्ड कर सके, लायक बने कि वो एजुकेशन ले सके। तो कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन बनाओ, जो ये इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के इतने हाई प्राइजेस हैं, बुक्स के, बैग्स के, नोटबुक्स के, ड्रेस के, फीस और दैट इज़ बहुत सारी चीज़ें, मतलब लाखों चीज़ें जो हैं, बेसिकली वो नहीं होना चाहिए। ऐसा एनईपी 2020 का मेन एम है, कि ऐसी एजुकेशन प्रदान करो जो सभी बच्चे उसे ले सके, है ना। कोई भी उनको कॉस्ट को लेकर के कोई भी चिंता ना हो, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको अफोर्ड कर सके। सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे, कि आप पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करो एजुकेशन में, वाइल रेगुलेटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी रेगुलेट करके चलो, मतलब दोनों को साथ लेकर के चलना मेन एम है एनईपी का। नेक्स्ट इज अ स्टेजेस इन स्कूल एजुकेशन। तो स्टेज क्या है स्कूल एजुकेशन के, स्टेजेस इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग स्टेजेस क्या है, तो सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। तो ये कुछ 4 स्टेजेस हैं, है ना, किसके, एजुकेशन के, स्कूल एजुकेशन के। सो फर्स्ट इज अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, दैट इज 5+3+3+4 पैटर्न है। सो एनईपी ने प्रपोज किया मेजर रिफॉर्म इन स्कूल एजुकेशन बाय रिप्लेसिंग 10+2 को 5+3+3+4 सिस्टम से, है ना, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस पे बेस्ड है। आपने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज पढ़ी होगी, तो उसमें दैट इज 4 स्टेजेस है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप बोल सकते हो कि इसको डेवलप करा गया है, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग। सो दिस स्ट्रक्चर अलाइन विद द चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे के मनोवैज्ञानिक तौर पर बेस्ड है, 8 स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स को देख करके और डेवलपमेंटल स्टेजेस को देख करके बनाई गई है ये स्टेजेस अलग अलग। ओके, पहले 10+2 थी, तो 10+2 में क्या है, तो एक तरह से अलग ही पैटर्न हो गया, तो ये 5+3+3
4+4 अच्छा पैटर्न है, मतलब बच्चों की लर्निंग नीड्स को देख करके बनाया हुआ है, उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस को। ओके, बात करें फाउंडेशनल स्टेज की, जो कि 5 इयर्स तक होती है, मतलब 5 साल की होती है। बेसिकली इसमें 3 साल से 8 साल तक के बच्चे इंक्लूड होते हैं। 3 साल जो है वो प्री स्कूल और आंगनवाड़ी के लिए है, मतलब नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, है ना। दैट इज लोअर किंडर गार्डन और अपर किंडर गार्डन। अब आप मुझे ये बताओगे कि जो किंडर गार्डन स्कूल्स हैं, या फिर आप मैथड बोल सकते हो, किसने दिया था, who proposed this term? Okay, so classes 1 से 2 तक सेकेंड, मतलब 2 साल तो क्लासेस फर्स्ट टू सेकेंड, और 3 साल इसके नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के। फीचर्स क्या है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे फोकस करते हैं। बच्चों को प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, कि बच्चों को खिलाना इन द सेंस कि उनको ऐसे सिखाया जाता है गेम्स के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू। उनकी लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव स्किल्स का और मोटर स्किल्स का, कि वो क्या करते हैं, अपना जो उनका जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, मतलब उनकी संज्ञानात्मक जो निपुणताएं हैं, उनको उन पे फोकस करता है, उनको डेवलप करना सिखाता है। लैंग्वेज बोलना कैसे है, कहाँ पर कैसे बोलना है, क्या वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, फोनेटिक्स, इन सब पे। और मोटर स्किल्स साथ के साथ उनको एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जिससे उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स है और ग्रोस मोटर स्किल्स है वो भी इंक्रीज हो सके, वो भी बढ़ सके। ओके, तो स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग्स, आर्ट और डांस और गेम्स का यूज होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको फन कराने के लिए क्लासरूम में। और इसमें क्या होता है, जो फाउंडेशनल फॉर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है उसको बिल्ड करा जाता है, उसको फॉर्म करा जाता है इस स्टेज पर। ओके, बच्चों को सिखाया जाता है किसके बारे में, काउंटिंग्स के बारे में, 1 2 3 बिफोर आफ्टर क्या आएगा, है ना। फोनेटिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है, वर्ड्स को बोलना सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंश्योर दैट यंग लर्नर्स डेवलप क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड फाउंडेशनल स्किल थ्रू अ जॉयफुल एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट। कि बच्चे जो हैं वो इस समय में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप और भी करना, क्रिएटिविटी को एनहेंस करना, है ना, रचनात्मक सोच को, और फाउंडेशनल स्किल्स भी इम्प्रूव हो। और किसके थ्रू, जॉयफुल एक्टिविटीज के थ्रू, है ना, मज़ेदार एक्टिविटीज के थ्रू, और फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट हो, बच्चे की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारा ही सिलेबस एक दिन में करा के छोड़ दो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द प्रिपरेटरी स्टेज, दैट इज फॉर 3 इयर्स। 3 ईयर, जैसे 5 ईयर का तो हमने कर लिया, +3 ईयर। इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे आ जाते हैं, जिसमें 3 से 5 क्लासेस तक के ग्रेड के बच्चे आते हैं। इसमें प्ले बेस्ड लर्निंग से फॉर्मल स्कूलिंग पर आ जाते हैं बच्चे, बट फिर भी कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप फन को और एंगेजिंग मेथड्स को यूज कर सकते हो, मतलब कोलैबोरेटिव टास्क के थ्रू, पजल्स के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हो। ओके, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, डिसिप्लिन इंक्लूड हो जाते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इन वेरियस सब्जेक्ट, कि जो एफएलएन था उसको और भी ज्यादा डेवलप करना सिखा दिया जाता है इस एज में आते आते, ओके, स्टेज में आते आते। बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, कि वो सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग करना सीख जाए। अब उन्हें पता चल जाए कि उनके क्या सब्जेक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें क्या सीखना है, उसके बारे में उन्हें पता चले। और कंटिन्यू टू नर्चर क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी, की जो हमने फर्स्ट स्टेजेस में, मतलब जो 5 जो हमारा था, जो फाउंडेशन स्टेज में जो हमने उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाई थी, उसको और भी ज़्यादा डेवलप करना, क्रिएटिविटी और एक्सप्लोर करें, खोजें ना चीज़ों को, और डिस्कवर करें, तो इस पे फोकस करा गया है। ओके, नेक्स्ट इज अ मिडिल स्टेज, जो कि 3 साल तक है, +3 इयर्स। इसमें 11 से 14 साल तक के बच्चे आते हैं, 14 ईयर तक के बच्चे, ये इसमें आता है क्लासेस 6 to 8 की, छठी से 8वीं क्लास तक के बच्चे आते हैं। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं। अब आपको दिखने लग जाते हैं कि आपका साइंस का टीचर, मतलब आपका फिजिक्स का टीचर कोई और होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, है ना। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग पे, आलोचनात्मक चिंतन पे, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक स्किल्स पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करा जाता है बच्चों को। अब बच्चों को और भी अच्छे से समझाया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का यूज करने लग जाते हैं बच्चे, उनको सिखाया जाता है उनके बारे में। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करा जाता है, इसमें बच्चे को अपनी उनके एक्सपीरियंस के बेस पर सिखाया जाता है, उन्होंने क्या अनुभव किया है, प्रोजेक्ट बना करके हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और वोकेशनल एजुकेशन देने लग जाते हैं इसमें, है ना।
उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन देने लग जाता है, जहाँ पर उन्हें कोडिंग के बारे में, लाइफ स्किल्स के बारे में, प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में सिखाया जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है कोडिंग, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और इंटर्नशिप देने लग जाते हैं क्लास 6 से। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, की बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि टीचर आएंगे तो बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप, मतलब उनके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, क्रिएट होंगे नए, और वो क्लियर भी होंगे। और प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी फोकस करता है इन वेरियस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रियल लाइफ एप्लीकेशन, कि आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो कोई चीज़ें। ओके, सो उसके बाद आ जाता है लास्ट स्टेज, दैट इज द 4 ईयर प्लस 4 ईयर की है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है 5+3+3+4, है ना। सो ये 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए होता है, जिसमें क्लास 9 to 12 आते हैं। सो इसमें 2 फेज होते हैं, लोअर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। लोअर सेकेंडरी में 9 से 10th क्लास तक के बच्चे, और हायर सेकेंडरी में 11 से 12th क्लास तक के बच्चे। सो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट, अब नो रिजिड स्ट्रीम्स है अकॉर्डिंग टू एनईपी, की जैसे आर्ट, साइंस और कॉमर्स थी, ऐसा नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग पे फोकस करा है कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन या सोच को, एथिक्स को, मतलब आपको मोरल एजुकेशन भी दी जाए, वैल्यूज के बारे में बताया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के, संवैधानिक आपके जो मूल्य हैं उनके बारे में, और लाइफ स्किल्स के बारे में भी सिखाया जाए, इस पे फोकस करा जाता है। प्रिपरेशन फॉर हायर एजुकेशन एंड करियर प्लानिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको बनाया जाता है ऐसा नागरिक जो एक रिस्पॉन्सिबल हो, जो आपके आप बोल सकते हो राइट्स हो उसको यूज करना जानता हो, है ना, उसके बारे में पता हो। करियर प्लानिंग के लिए तैयार करा जाता है कि कैसे आगे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब अपनी स्किल्स को अभी ही पहचान करके आगे के कोर्सेज कर सकते हैं, आगे उसको और भी बढ़ा सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए को तैयार करा जाता है और एक अच्छा सिटीजन बनाया जाता है, नागरिक बनाया जाता है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, की बच्चों को अब जो असेसमेंट है उनका सिर्फ उनके दैट इज याद करने के बेसिस पे नहीं है, अब उनको अलग अलग तरह से असेसमेंट करना मतलब शुरू हो जाता है उनका ना। और बोर्ड एग्जाम्स भी आ जाते हैं इन अ रिफॉर्म पैटर्न, कि जो बोर्ड एग्जाम्स है उनको अलग तरह से अब स्टार्ट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। सो इक्विप स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड, बच्चों को रियल वर्ल्ड के साथ उनको उनको दैट इज आप बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस कराना। ओके, हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, ताकि होलिस्टिक और वेल राउंड पर्सनैलिटी डेवलप हो बच्चे के अंदर। ओके, उनका विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, एक अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा व्यक्तित्व उनके अंदर उजागर हो। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टूडेंट न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। तो न्यू करिकुलर पेडागोजिकल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? सो बेसिकली न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर क्या है? 5+3+3+4 सिस्टम, जिसमें फाउंडेशन ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना, आपको पता होगा। 3 to 8 ईयर्स तक, 8 to 11 ईयर तक, 11 से 14 और 14 से 18 ईयर्स तक, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा ही है, आप इनको एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट इज द की फीचर्स ऑफ न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिन लर्निंग को प्रमोट करते हैं, कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट, अपने अपने जो कि फ्लैक्सिबिलिटी को और ब्रॉड लर्निंग को, मतलब आप बहुत अलग अलग एरिया में सोच सके, इसके लिए मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग को प्रमोट करा गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, की अपनी कुशलता के अकॉर्डिंग, अपनी निपुणता के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना, आपको एजुकेशन दी जाएगी। तो आलोचनात्मक चिंतन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रादर देन ब्रॉड मेमोराइजेशन, कि आपको सिर्फ फैक्ट के बारे में याद कराना, मेमोराइज कराना ही काम नहीं है, आपके अंदर वो डेवलप करना है ना, आप अप्लाई कर पाओ नॉलेज को सही एरिया में, सही जगह पर, ऐसा आपको बनाया जाता है। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे फोकस करा जाता है, मतलब बच्चों को बेसिक एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए ग्रेड 3 तक। ओके, ग्रेड 3 तक। नेक्स्ट इज द की फीचर्स ऑफ न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर में क्या है? रिडक्शन इन करिकुलम ओवरलोड, ये जो करिकुलम लोड था बच्चों के अंदर, बच्चों के सब्जेक्ट्स में, उसको कम कर दिया गया है। अब कोर एसेंशियल पे फोकस करा गया है, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उनकी एज स्पेसिफिक के लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ों को इंक्लूड करो और कुछ ना करो। और डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस और प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करा जाए। एक्सपीरियंशियल और फन लर्निंग कराई जाए, बच्चों को गेम्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू, आर्ट के थ्रू और एक्टिविटीज़ के थ्रू बताया जाए, उनको समझाया जाए, उनकी लर्निंग को और भी मज़ेदार बनाया जाए। हैंड्स ऑन लर्निंग को, कि बच्चे खुद एक्टिविटीज़ करके अपनी लर्निंग को प्रमोट कर सके, ताकि वो कनेक्ट कर सके उन कॉन्सेप्ट को अपनी रियल लाइफ में। जैसे बच्चों को अगर आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना है, तो आप बोलो कि आप सब्जी लेने जाओ अपनी मम्मी के साथ,
और फिर जब वो पैसे देंगे तो आपको उन्हें जोड़ना घटाना जो भी सिस्टम है कैसे आप करोगे कैसे नहीं करना वो आप कर सकते हो। ओके, तो उससे क्या होगी, उससे उनकी जो कॉन्सेप्ट्स है मैथ्स के वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाओ, मतलब वोकेशनल एजुकेशन को भी इंक्लूड करो, स्किल बेस्ड एजुकेशन को भी। इंटर्नशिप होनी चाहिए जो कि क्लास 6 से शुरू हो जाएंगी, जिससे क्या प्रमोट होगा, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, कि लेबर की पहचान होगी, उनके बारे में सम्मान, मतलब उनको सब लोग सम्मान देंगे, है ना। और लाइफ स्किल्स, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल को भी प्रमोट करा जाएगा इसके थ्रू। नेक्स्ट इज अ मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का, ग्रेड 5 तक, उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं ग्रेड 8 तक। बेटर कॉम्प्रीहेंशन के लिए, मतलब बच्चे अच्छे से समझ पाए क्योंकि वो मातृभाषा में ही समझ सकते हैं। और कॉग्निटिव, उनकी जो संज्ञानात्मक ग्रोथ है, विकास है, उसके लिए भी, वृद्धि के लिए भी। सो फ्लेक्सिबल असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन होना चाहिए, जैसा हमने देखा था परख, दैट इज परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट रिव्यू एंड द एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सो इसका इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि कैसे बच्चों का असेसमेंट करना है, मूल्यांकन करना है, तो उस बेस पे करना है आपको, डिफरेंट उनकी स्किल्स को मापना है, उनकी लाइफ स्किल्स को मापना है आपको, एकेडमिक स्किल्स को भी, नॉन एकेडमिक स्किल्स को भी। तो डिफरेंट स्किल्स को माप करके आप बच्चों का असेसमेंट करो, है ना, उनका मूल्यांकन करो। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करा गया है कि बच्चों की लर्निंग होनी चाहिए, ना कि उनका रिजल्ट पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स, जो अब हमें अब 21वीं शताब्दी में जो हमें स्किल्स की ज़रूरतें हैं, तो उसको ये प्रमोट करता है, क्योंकि आपने देखा होगा, अभी तक पढ़ ही लिया होगा, समझा होगा कि क्लास 6 तक बच्चों, क्लास 6 से बच्चों को कोडिंग के बारे में, लाइफ स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है। तो कोडिंग के बारे में, डिजिटल लिटरेसी, डिजाइन थिंकिंग, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एथिक्स एंड एम्पैथी के बारे में, मतलब उनको इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी तैयार करा जाता है, सोशल डेवलपमेंट के लिए भी, है ना। और दैट इज, आप बोल सकते हो एनवायरमेंटल के प्रति उनके जो भी कार्य हैं उनके लिए भी उनको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। उनकी कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप हो, उनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी डेवलप हो। ओके, सो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल लर्निंग होनी चाहिए, मतलब SEDG, दैट इज सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप पे ज़्यादा फोकस करा गया है, जिसमें आपकी SCs, OBCs, या फिर वीमेन, या फिर पुअर पीपल, है ना, ये सब आ जाते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप आ जाते हैं। सो बेसिकली अडेप्टिव लर्निंग मटेरियल्स होने चाहिए फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए, कि जिस मीडियम से वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए वैसा मीडियम आप दो, वैसा ही आप टीचिंग लर्निंग मेथड प्रोवाइड करो। ओके, पर्सनलाइज लर्निंग पास होने चाहिए हर चिल्ड्रन के, हर बच्चे के, कि बच्चा जिस पेज से सीख रहा है उस पेज से उसको सिखाना है, उस पेज से उसे समझाना है, उस क्षमता से उसे समझाना है, ये इसका मेन एम होना चाहिए। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट पेडागोजिकल अप्रोचेज रिकमेंडेड इन NEP 2020, कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थे उनको रिड्यूस कर दिया गया है, जैसे रोट लर्निंग को, लेक्चर ओनली क्लासेस को, रिजिड सब्जेक्ट सेपरेशन को, इन सबको खत्म कर दिया गया है, कि फोकस ऑन मार्क्स और एग्जाम्स ओनली, इन सबको बिल्कुल ही इन्होंने खत्म कर दिया। और इस पे बढ़ गए हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की बच्चों को उनके एक्सपीरियंसेस के बेस पर उन्हें पढ़ाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए ना, कि जो उन्होंने अनुभव करा है, चीज़ें जो उन्होंने अनुभव किया उस पर। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, की वो खुद करके सीखे, है ना, खुद अपने हाथ से करके देखे। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग अप्रोच होनी चाहिए, मतलब बच्चों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ाना चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को वो यूज कर सकते हैं, कोई रिजिड पैटर्न नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेंसीज और उनकी स्किल्स पर फोकस करा गया है, कि बच्चों का जो असेसमेंट है वो सिर्फ उनका, दैट इज उन्होंने जो चीज़ें रट रखी हैं, जो एग्जाम्स होते हैं थ्योरिटिकल, उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल उनकी लाइफ स्किल्स और उनकी कॉम्पिटेंसीज, उनकी जो निपुणताएं हैं, क्षमताएं हैं, उस पर बेस्ड होनी चाहिए। और कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होना चाहिए, और फीडबैक भी देना चाहिए, बच्चों से फीडबैक लेना चाहिए, और आप बच्चों को फीडबैक दे भी सकते हो, वो भी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इज द करिकुलर कंटेंट एरियाज क्या होने चाहिए, तो जो कंटेंट आपको पढ़ाने हैं जिस सब्जेक्ट में, तो लैंग्वेजेस में आप मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करो, कि बच्चों को 2 से ज़्यादा भाषा आती हो, रीडिंग पे, राइटिंग पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे। ओके, फिर है साइंसेज एंड मैथमेटिक्स पे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करो। फिर है ह्यूमैनिटीज़ पे, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स विद इंटरैक्टिव मेथड्स पे भी फोकस करना है, इन सबको भी इंक्लूड करना है, कि आप इंटरैक्टिव मेथड से पढ़ाओ साइंस और मैथमेटिक्स को, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ाओ। आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स को आप विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू पढ़ाओ, है ना, मतलब इसमें इंक्लूड करो कि बच्चों के अंदर जो आर्ट्स हैं,
उनकी कला है, उनके क्राफ्ट के बारे में उनको पता होना चाहिए। परफॉर्मिंग आर्ट मतलब डांस के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए उन्हें पढ़ाना चाहिए, या फिर उन सबको भी प्रमोट करो, फिजिकल फिटनेस को भी प्रमोट करो। ओके, सो फिजिकल एजुकेशन भी सब्जेक्ट होना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन में उनको कारपेंट्री, गार्डनिंग, कोडिंग, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक लाइफ स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं अकॉर्डिंग टू एनईपी। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में एथिक्स, मॉरल वैल्यूज और एनवायरमेंटल अवेयरनेस, जैसे आपका ईवीएस का सब्जेक्ट होता है, आप अपने हायर एजुकेशन में भी देखोगे तो जो फर्स्ट ईयर में आपका ईवीएस सब्जेक्ट इसलिए ही दिया जाता है ताकि आपको एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न हो, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता हो। लाइफ स्किल्स की बात करें तो फाइनेंशियल लिटरेसी के, हेल्थ एजुकेशन और वेलबींग के बारे में आपको जानकारी हो, इस पे फोकस करता है। नेक्स्ट इज द गोल्स ऑफ न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। तो क्या गोल्स होने चाहिए, क्या एम्स होने चाहिए न्यू करिकुलर पेडागोजिकल स्ट्रक्चर के, तो आप क्यूरियोसिटी को, क्रिएटिविटी को और क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर कर सको, है ना, मतलब उनको, उनका पोषण कर सको, उनका पालन पोषण मतलब उनको और भी ज़्यादा डेवलप कर सको, बढ़ा सको, एनहेंस कर सको। ओके, सो एंश्योर जॉयफुल एंड मीनिंगफुल लर्निंग फॉर एवरी चाइल्ड। ये बच्चों को उनके एक्टिविटीज़ के थ्रू समझा, उनको अच्छे तरीके से समझा, जिससे उनकी कॉम्प्रीहेंशन बढ़े, मतलब समझ बढ़े किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, ये मीनिंगफुल कॉम्प्रीहेंशन के लिए। सो फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करना और पर्सनलाइज एजुकेशन की, बच्चे अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग, है ना, अपने इंटरेस्ट एरियाज को देखते हुए पढ़ेंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी रिजिड, नो रिजिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, नो रिजिड स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि बच्चे कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है। प्रिपेयर करो स्टूडेंट को 21st सेंचुरी वर्ल्ड के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करो, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट करो, और एक अच्छा सिटीजनशिप बन पाए उसके लिए आप बढ़ावा करो, उसके लिए बढ़ावा दो। तो ये सब क्या है, एम्स है जो हमारे करिकुलर और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है, जो नया है, जो एनईपी 2020 में दिया हुआ है। ओके, सो आप अगर ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको एनईपी के बारे में तो एटलीस्ट कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो पाएगी। ओके, उसके बाद हम आते हैं एफएलएन एंड यूडीएल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कि एफएलएन क्या है और यूडीएल क्या है। हम इतनी जैसे पढ़ने लग रहे हैं कि बच्चों को एफएलएन के बारे में पता हो, एफएलएन के बारे में पता हो, तो क्या है ये, स्टार्ट करते हैं। एफएलएन क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये क्या है, रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू रीड विद कॉम्प्रीहेंशन, कि वो समझ के साथ पढ़ सके, ऐसा नहीं कि वो बस पढ़ रहा है बट उसे समझ नहीं आ रहा है, अच्छे से लिख सके। और बेसिक अरिथमेटिक ऑप्शन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उनको, उसको पता हो। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है, ये नींव है उनकी आगे की लर्निंग के लिए, फ्यूचर लर्निंग के लिए। अगर उनके पास ये स्किल्स नहीं होंगी, ये दैट इज फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी नहीं होगी, तो बच्चों को हर सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा जब भी वो आगे बढ़ेंगे ना। अगर बच्चों को मैथमेटिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है, तो आगे जाकर के इतने सारे सब्जेक्ट्स में वो सब एक तरह से इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो कैसे पढ़ पाएंगे वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। ओके, अगर उनको लैंग्वेज के बारे में ही नहीं पता होगा तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ पाएंगे, फिजिक्स को कैसे समझेंगे, केमिस्ट्री को कैसे समझेंगे, हिस्ट्री को कैसे समझेंगे। ओके, सो ये एफएलएन इज क्रूशियल फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो जीवन पर्यंत लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, कि आपको बेसिकली ये तो आना ही चाहिए। ओके, आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने फैसले भी ले सको, जो भी आपसे अगर कोई धोखा दे रहा है आपको, तो वो सारी चीज़ें भी समझ सको। बेसिकली आप एफएलएन के थ्रू कैसे, जैसे कोई आपसे पेपर साइन करा रहा हो, आपको पढ़ना ही नहीं आता हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या लिखा है, तो आप ऐसे ही साइन कर दोगे, आपको तो धोखा ही मिल जाएगा ना। सो वो बात है। ओके, सो उसके बाद है एनईपी 2020 एंड एफएलएन, तो इन पे फोकस करा गया है, टॉप प्रायोरिटी पे रखा है अर्ली एजुकेशन में। हमने देखा था कि बच्चे की ग्रेड 3 तक बच्चों को, मतलब 8 से 9 साल तक के बच्चों को एफएलएन स्किल्स अचीव हो जानी चाहिए, है ना। और ये किसका मिशन है, नेशनल मिशन ऑन एफएलएन वाज लॉन्च्ड एज निपुण भारत। निपुण भारत के नाम से इस मिशन को जाना जाता है, जिसमें 2025 तक सभी बच्चों के पास एफएलएन स्किल्स हों, जो भी प्राइमरी स्कूल्स में हैं, जो भी प्राइमरी बच्चे हैं, सभी बच्चों के पास। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी क्या है, सो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, की आपको बोलना और सुनना आना चाहिए। डिकोडिंग स्किल्स की, जो आपने आपने सुना है या फिर जो आपने आपने पढ़ा है, लेटर रिकॉग्निशन और फोनिक्स के बारे में, कि आपको वर्ड्स को अच्छे से बोलना आना चाहिए, और लेटर को रिकॉग्नाइज कर पाओ कि कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, डी है। ओके, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होना चाहिए, कि आप पढ़ के समझ सको, कि जो रिटन टेक्स्ट लिखे हैं उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट या फिर अपनी लैंग्वेज में अच्छे से इजीली ट्रांसलेट कर सको, और खुद को उसका मीनिंग पता चले। ओके,
राइटिंग स्किल्स पे कि आप सेंटेंस फॉर्म करना जान जाओ और वोकैबुलरी को कैसे यूज करना है, आपको कहाँ पे कौन सी सेंटेंस को कौन से वर्ड को यूज करना है उसके बारे में भी आपको पता लग सके। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी। तो कंपोनेंट्स क्या है? सो बेसिकली नंबर सेंस, कि बच्चों को काउंटिंग और नंबर रिकॉग्निशन के बारे में पता हो, बेसिक ऑपरेशन के बारे में मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पता हो, मेजरमेंट एंड शेप्स के बारे में पता हो मतलब साइज लेंथ और पैटर्न्स के बारे में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब वो मैथ्स को अप्लाई कर सके अपनी डेली लाइफ सिचुएशन में। तो ये न्यूमरेसी का एग्जाम्पल था कि नंबर सेंस के बारे में, बेसिक ऑपरेशन, मेजरमेंट एंड शेप्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। सो ऑब्जेक्टिव क्या है एफएलएन का? ताकि यूनिवर्सल एक्विजिशन हो सके कि सभी बच्चे बेसिकली जो पढ़ रहे हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन में, वो एटलीस्ट समझ सके जो पढ़ रहे हैं, और उनकी न्यूमरेसी स्किल्स भी मतलब उनको मैथ्स के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। लर्निंग गैप्स को खत्म कर सके अर्ली चाइल्डहुड और प्राइमरी स्टेज तक, है ना, कि बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, बच्चे थर्ड क्लास में आएंगे, तो तब तक एटलीस्ट उनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जानी चाहिए। और जॉयफुल लर्निंग को क्रिएट करता है या प्रमोट करता है कि आप ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं सीखते कि आपको रटवा दी जाए, आप प्ले बेस्ड लर्निंग कराओ बच्चों को, है ना, स्टोरीज के थ्रू समझाओ या फिर एक्टिविटीज के थ्रू समझाओ। ओके ये मेथड्स होने चाहिए। सो यूडीएल क्या है? बेसिकली आपने एफएलएन के बारे में पढ़ा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, है ना, जिसमें जो निपुण भारत मिशन के अंडर में आता है, फिर निपुण भारत मिशन है उसके लिए। सो यूडीएल क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। सो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का मतलब क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशनल अप्रोच है, जैसा ये नाम ही दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप मल्टीपल वेज ऑफ लर्निंग प्रोवाइड करो, कि बच्चा अगर एक तरीके से नहीं समझ पा रहा है तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करो बच्चों को समझाने के लिए। फ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ टीचिंग होने चाहिए कि आप डिफरेंट मेथड से बच्चों को समझाओ, ओके पढ़ाओ, और डाइवर्स नीड्स को मीटअप करने के लिए, मतलब उनको उनसे सुलझने के लिए ये यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग लाया गया है, ताकि जो बच्चे डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं या फिर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के बच्चे हैं या फिर एबिलिटीज के बच्चे हैं, वो लोग भी अच्छे से उनकी जो नीड्स हैं वो भी कंप्लीट हो पाए। ओके सो यूडीएल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये मानता है कि हर बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो अलग है। ओके और यूडीएल इंश्योर कराता है, दावा करता है या फिर ये हमें यकीन दिलाता है कि एजुकेशन सब बच्चे ले सकते हैं, और ये एजुकेशन मीनिंगफुल बन सकती है हर बच्चे के लिए। ले सकना और मीनिंगफुल बनाना अलग अलग बात है, कि अब पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं बट उनको समझ में आ रही है, उनके लिए कुछ वो लाइफ में उन्होंने अचीव कर पाए हैं, तो वो अलग बात है। सो इक्विटी, इंक्लूजन और पर्सनलाइज लर्निंग को प्रमोट करता है यूडीएल, कि आप उन बच्चों को भी पढ़ाओ जो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं ना, या सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको भी, और उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके पेज के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट एरियाज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। नेक्स्ट इज द यूडीएल का प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो क्या है? मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऑफर इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज। यूडीएल का जो प्रिंसिपल है कि आप किसी इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको पिक्चर के थ्रू नहीं, सॉरी टेक्स्ट के थ्रू ही नहीं, मैं इसको दैट इज इमेजेस के थ्रू भी दर्शा सकती थी, है ना, या फिर ऑडियो या विजुअल चार्ट्स के थ्रू। तो डिफरेंट मेथड्स हैं दर्शाने के। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन अलाउ स्टूडेंट टू शो व्हाट दे नो इन वेरियस वेज, कि बच्चों को अलाउ करो कि क्या उन्हें पता है और वो उस चीज़ को अलग अलग तरीके से बताएं। जैसे कुछ कुछ राइट करके, मतलब लिख करके बताएं, कुछ बोल करके बताएं, कुछ ड्रॉ करके, कुछ उसकी तरह एक्ट करके, या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो डिफरेंट मल्टीपल वेज हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को अलाउ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत आती है, वो लिखने में अच्छा है, तो उसको बोल दो कि आप लिख करके इसे समझाओ, ओके उसके उसको बताओ। सो मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, इट मीन्स कि यूज डिफरेंट वेज टू मोटिवेट एंड इन्वॉल्व लर्नर, कि डिफरेंट वेज को यूज करो आप बच्चों को क्लास में इन्वॉल्व करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। ओके सो गेम्स का, डिस्कशंस का, प्रोजेक्ट्स का, कोलैबोरेटिव टास्क का आप यूज कर सकते हो, जिससे आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो, उनको भी एंगेज कर सकते हो क्लासरूम में। तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से? मल्टीपल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड expression. Okay, next is the multiple means of engagement.
ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स है। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब आप किसी बात को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिफरेंट वेज है उसके, जैसे आप टेक्स्ट के जरिए, इमेजेस के जरिए, चार्ट के जरिए, मॉडल्स के जरिए। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन का क्या मतलब है कि आप किसी बात को कैसे आप दर्शाना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो, तो वो आप बोल करके, लिख करके, ड्रॉ करके, एक्ट करके या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके बता सकते हो। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट का क्या मतलब है कि आप बच्चों को इंक्लूड कर सकते हो डिफरेंट वेज में, जैसे कोलैबोरेटिव टास्क के जरिए, फन एक्टिविटीज के जरिए, गेम्स के जरिए, डिस्कशंस के जरिए, प्रोजेक्ट्स के जरिए, तो वो सब चीजें आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज द यूडीएल इन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हो, तो फ्लेक्सिबल टीचिंग मटेरियल, मतलब टेक्स्ट बुक का, ऑडियो का, ब्रेल का और विजुअल एड्स का यूज करो आप, जिससे आप उसको ला सकते हो प्रैक्टिस में, मतलब सही में। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का मतलब स्क्रीन रीडर्स का, वॉइस टू टेक्स्ट टूल्स का यूज करो। पर्सनलाइज असेसमेंट मतलब डिफरेंट टास्क बेस्ड ऑन स्टूडेंट स्ट्रेंथ, की बच्चों की स्ट्रेंथ पर आप डिफरेंट टास्क करा सकते हो। इंक्लूसिव असेसमेंट मेथड्स को यूज कर सकते हो, ऑब्जर्वेशंस को, प्रोजेक्ट्स को, पोर्टफोलियोज को, ना कि सिर्फ एग्जाम्स को। ओके, नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूडीएल। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो सबसे पहले तो टू एंश्योर इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट, कि सभी बच्चों को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिले, है ना, सभी बच्चे अपने क्षमताओं के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सके। एक्टिव पार्टिसिपेशन हो बच्चों का इन विद वेरिड एबिलिटीज, की जिसकी जैसी क्षमता है वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ सके, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जा सकते, और साथ मिल करके। ओके, और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करे क्लास में। क्लासरूम को और भी इंक्लूसिव और लर्नर फ्रेंडली बनाने के लिए यूडीएल अप्रोच का यूज करा जाता है। समझ में आया इतना, यूडीएल और एफएलएन क्या है, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, कोई भी डाउट है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको कोई और यूनिट पे वीडियो चाहिए, आपको लगता है वो पहले होनी चाहिए, तो वो भी आप बता देना। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू एनईपी। तो इक्विटी का क्या मतलब है एनईपी के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले इक्विटी का मतलब क्या है, मतलब फेयरनेस और इंक्लूजन, एंश्योरिंग दैट ऑल चिल्ड्रन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू सक्सीड रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर, कास्ट, कि किसी भी मतलब उनके अंदर, उनके पास कोई भी किसी भी तरह की अक्षमता है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सभी को क्या देनी है, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ओके, सो डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी से डिफरेंट है जहाँ पे एवरीवन गेट्स द सेम रिसोर्सेज। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, मैं हमेशा वही एग्जांपल यूज करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है आपको। फॉर एग्जाम्पल कि आप मैच देखने गए हो, तीन बंदे, एक की हाइट थोड़ी छोटी है, दूसरे की हाइट उससे थोड़ी बड़ी है, और थर्ड वाले की हाइट सबसे ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर वो लगा हुआ है, जैसे आप फर्स्ट बिल्कुल पास में ही बैठे हो, बिल्कुल फर्स्ट पे, है ना, ग्राउंड पे ही बैठे हुए हो, बस यहाँ पे आपकी बाउंड्री लगी हुई है। तो जो सबसे छोटा, जैसे अगर आप इक्वालिटी की बात करो, तो इसका मतलब क्या है कि सभी को सेम साइज का स्टूल मिल जाएगा, इसको भी, इसको भी और इसको भी सेम साइज का स्टूल मिल गया, तो ये और भी ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा दिख पा रहा है, और जो सबसे बड़ा था उसको तो और भी ज़्यादा दिख पा रहा है। तो ये हो गई इक्वालिटी की, सभी को इक्वल या सेम रिसोर्सेज मिल रहे हैं। इक्विटी का क्या मतलब है कि जिसमें जो भी कमी है उसको देखते हुए, है ना, उसको देखते हुए उसको वैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा। जैसे इक्विटी का मतलब अब क्या होगा कि, जस्ट मिनट में इसे रब कर दूं, इक्विटी का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ पे एक वो लगा हुआ है, आप आगे ना जा सको, है ना, तो हर्डल लगा हुआ है एक। सो इक्विटी का मतलब क्या है कि जो सबसे छोटा है उसको थोड़ा आप बड़ा बॉक्स दे दोगे ताकि वो मैच देख सके। ओके, और जो उससे छोटा था उसको थोड़ा छोटा दे दोगे ताकि वो भी इक्वल में आ जाए, और जो बिल्कुल बड़ा था उसको तो ज़रूरत ही नहीं थी, वो वैसे भी देख सकता था। ओके, सो बेसिकली ये क्या हो गया, ये इक्विटी होती है। समझ में आया अब इसका मतलब, कि इक्वालिटी का मतलब क्या है, जहाँ पे सभी लोगों को सेम रिसोर्सेज मिलते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर दिस डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का, किसी भी तरह की उनकी कोई भी अक्षमताएं, बाधाएं हैं उसके। और इक्विटी का मतलब क्या है कि जिसको ज़रूरत है आप उसको रिजर्वेशन, उसको पॉलिसीज, उसको मदद प्रोवाइड कर सकते हो। सो प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट पे फोकस करता है टू दोज हु नीड इट, सो दैट ऑल लर्नर्स कैन रीच द सेम लेवल ऑफ सक्सेस। तो वही चीज़ है कि सभी लर्नर्स उस सक्सेस पे, मतलब उस लेवल पे पहुंच पाए, तो इसलिए एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करना उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है। तो यही इक्विटी का मतलब है एजुकेशन में। सो इक्विटी मतलब क्या है, स्ट्रॉन्गली एम्फेसाइज इक्विटी टू क्रिएट अ इंक्लूसिव एंड जस्ट
जहाँ पे जस्टिस मिल सके और समावेशी शिक्षा हो सके, उसके लिए इक्विटी बहुत ज़रूरी है। सो मेन आइडियाज ऑफ इक्विटी क्या है? तो एजुकेशन फॉर ऑल, कि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, एजुकेशन लिए बिना ना रह जाए। तो जो भी बच्चे मार्जिनलाइज है, डिसएडवांटेज ग्रुप है, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। स्पेशल फोकस ऑन SEDGs, मतलब सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मतलब SCs, STs, OBCs, गर्ल्स एंड वीमेन, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिली, माइनॉरिटीज और चिल्ड्रन इन रिमोट और रूरल एरियाज, इन सब पे फोकस करो। रिडक्शन ऑफ ड्रॉप आउट की जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं, मतलब जो बैकआउट हैं, जो बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, वो खत्म करो, है ना। सो उसको कम करो। सो आइडेंटिफाई स्टूडेंट एट रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग, की पहले ये देखो कि कौन ऐसा बच्चा है जो छोड़ के जा सकता है बीच में। ओके, सो उसके लिए रेमेडियल सपोर्ट प्रोवाइड करो, कि उनसे पूछो कि क्या दिक्कत है, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, काउंसलिंग करो उसकी, और फ्लेक्सिबल स्कूलिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करो, कि ज़रूरी नहीं कि आप डेली आओ, आप एक दिन छोड़ के एक दिन आ सकते हो। ऐसे कुछ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑनलाइन आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्हें घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका दो, बट उन्हें स्कूल से जाने मत दो। ओके, जाने मत दो इन द सेंस की एजुकेशन उन्हें मिलनी चाहिए बेसिकली। सो इक्विटी का ये मेन फोकस है। इंक्लूसिव करिकुलम होना चाहिए, तो टीचिंग मटेरियल विल इंक्लूड कंटेंट दैट रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो जो मटेरियल्स हैं इसके थ्रू पढ़ा जाएगा, या फिर जो कंटेंट होंगे वो बेसिकली किसको रिस्पेक्ट करें? हमारी डाइवर्सिटी को, हमारी विविधता को। तो अलग अलग कल्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। वैल्यूज ऑफ इंक्लूजन, रिस्पेक्ट और टॉलरेंस प्रमोट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द करिकुलम। जेंडर इंक्लूजन फंड्स प्रोवाइड करो टू सपोर्ट एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट। जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लड़कियां हैं, उनके लिए फंड दो, उनको सपोर्ट करो ताकि वो भी पढ़ सके। ओके, और उनका पार्टिसिपेशन एनकरेज करो स्टेम फील्ड में। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड में भी वो आ सकती हैं। तो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो। सो इक्विटी के बारे में क्या है? बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए। इट मीन्स कि जो बच्चे डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, है ना, जो जो डिसेबल्ड है, उनके लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, ऐसे बिल्डिंग डेवलप करो जो उनकी हेल्प हो सके। जैसे रैम्प्स हो, ब्रेल बुक्स हो, साइन लैंग्वेज सपोर्ट हो, ताकि वो पढ़ सके। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, मतलब मदद करो उनकी, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लेकर के आओ कि जिसकी मदद से वो अच्छा पढ़ सकते हैं, ताकि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को प्रमोट कर सको। फाइनेंशियल सपोर्ट और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को, ताकि उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो सके। मतलब उन्हें ये ना लगे कि पैसों की वजह से सिर्फ वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो उनको फ्री हॉस्टल, स्कॉलरशिप और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करो, कि जो बच्चे नहीं आ सकते, जो रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते हैं, वो घर पे बैठकर पढ़ सकते हैं। ओके, अपने ज्योग्राफिकल या फिर अपने खुद के कोई कारणों की वजह से। टीचर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, मतलब टीचर ट्रेनिंग टीचर्स टू बी अवेयर ऑफ स्टूडेंट डाइवर्सिटी। सब इन सब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टीचर को सबसे पहले ट्रेनिंग दो, उनको उनके बारे में, उनकी इमोशनल एस्पेक्ट्स के बारे में उनको जगाओ, कि आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे ज़रूरी नहीं वो एक ही तरह के हो, अलग अलग तरह के होंगे। तो आपको कैसे उनके प्रति एम्पैथी शो करनी है, उनको उनको बताओ कि कैसे बच्चे हो सकते हैं, है ना। और इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ करना वो जान सके, जिससे सभी बच्चों को इंक्लूड करके वो पढ़ा सकती हैं। ओके, तो ये हो गया इक्विटी इन NEP 2020। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम, हायर एजुकेशन फीचर्स एज पर NEP 2020। तो हायर एजुकेशन के क्या फीचर हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग बात करें तो NEP 2020 एनविजन्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया टू मेक इट मल्टीडिसिप्लिनरी। कि बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव कर दिया है ताकि वो मल्टीडिसिप्लिनरी बने, फ्लेक्सिबल बने, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने और इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। और बोला गया है कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो 2035 तक 50% हो जानी चाहिए। किसकी? हायर एजुकेशन की, मतलब उच्च शिक्षा की, जो 12वीं के बाद कराई जाती है, जिसमें आप बैचलर डिग्रीज, मास्टर्स डिग्री, PhD करते हो। ओके, सो ये की फीचर्स ऑफ हायर एजुकेशन एज पर NEP। सो मल्टीडिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन होना चाहिए, मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल, हर स्टूडेंट्स को कंबाइन करो। आपका ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ब्रॉड बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करो, जो क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करे। जैसे कि एक बच्चा फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है, इकोनॉमिक्स के साथ डेटा साइंस भी पढ़ सकता है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम होना चाहिए, कि जो बच्चे स्टूडेंट्स कैन एंटर और एग्जिट अ डिफरेंट कोर्स एट डिफरेंट स्टेजेस एंड स्टिल रिसीव रिकॉग्निशन। कि बच्चे किसी भी स्टेज पर जा सकते हैं, उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जा सकते हैं और वापस से आ भी सकते हैं। उन्होंने जैसे 1 साल की कोई
जैसे कोई डिग्री कर रहे थे, 1 साल की करी तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का करा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 इयर्स का करा तो बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और अगर 4 ईयर का कर लिया तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च होगी। ओके, सो ये फ्लेक्सिबिलिटी को, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है। जैसे अगर हम आईटेप के बारे में देखें, है ना, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 4 ईयर बीए बीएड प्रोग्राम, बी कॉम बी एड बीएससी बी एड प्रोग्राम है। तो उसमें क्या है, अगर आप फर्स्ट ईयर तक करा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, सेकंड ईयर पे डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर पे आपको वो बैचलर डिग्री मिलेगी। जैसे हमने बीए करें तो बीए, बीएससी करिए तो बीएससी, बी कॉम करा तो बी कॉम। फिर अगर आपने 4 साल करी तो बी कॉम प्लस बी एड, बीएससी बी एड प्लस बी एड, बी ए प्लस बी एड, ऐसे मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट इज द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब ऑनलाइन क्रेडिट स्टोरेज सिस्टम है, जहाँ पे बच्चे अपने अचीवमेंट्स को रख सकते हैं, डिजिटली स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पर उनकी अचीवमेंट शो हो जाएंगी। तो ये ट्रांसफर कर सकते हैं हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे और प्रमोट मोबिलिटी, जिससे बच्चे ज़रूरी नहीं कि एक इंस्टीट्यूट में पढ़े, वो दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर भी बीच में जाकर पढ़ सकते हैं, तो अपने पॉइंट्स को वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफर कर सकते हैं। HECI का एस्टेब्लिशमेंट, मतलब सिंगल रेगुलेटरी बॉडी, जो देखेगी हायर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन की क्वालिटी के बारे में असेसमेंट करेगी। इसमें सिर्फ मेडिकल और लॉ की एजुकेशन नहीं आएगी, तो इसमें 4 वर्टिकल्स हैं, 4 अलग अलग बॉडीज़ हैं। तो NHERC है, दैट इज़ फॉर रेगुलेशन, रेगुलेशन के लिए है ये। NAC है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, HEDC है फॉर फंडिंग के लिए, और GEC है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए बनानी चाहिए। तो ये कुछ बॉडीज हैं जो हेल्प करती है HECI की। ओके, नेक्स्ट इज अ फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। तो NRF जो है, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, वो प्रमोट करे क्वालिटी रिसर्च इन ऑल फील्ड, की हर फील्ड में रिसर्च होनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उनका पता होना चाहिए। रिसर्च कल्चर को एनकरेज करना यूनिवर्सिटीज़ को ये मेन एम है। GER को इंक्रीज करना 2035 तक, कितनी 50%, और यहाँ पर लिखी भी आ गई है कि अभी अप्रोक्सीमेटली 27% है। ओके, सो एक्सपेंड एक्सेस टू हायर एजुकेशन इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, कि आप पहुँचा सको हायर एजुकेशन को, मतलब रूरल और रिमोट एरियाज में भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो और ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट कर सको, ई लर्निंग को, वर्चुअल लैब्स को और ऑनलाइन कोर्सेज को। सो लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स, की आप मतलब टेक्नोलॉजीज लेकर के आओ, ताकि आप ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स को यूज़ कर सको, मतलब जो बच्चे नहीं आ पाते हैं आप उनको ऑनलाइन लर्निंग कराओ, और जो बच्चे आते हैं वो वहाँ पर बैठ के भी मतलब ऑफलाइन बेस्ड भी लर्निंग कर सकते हैं। तो दोनों अप्रोचेस को यूज़ करो। Next is the teachers education and faculty development. तो all higher education faculty will have access to CPD, मतलब continuous professional development पे access होना चाहिए उनका, उनके लिए regular workshops organize हो, training programs organize हो, seminars organize हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ताकि वो नई चीज़ों के बारे में अपग्रेड उनकी नॉलेज होती रहे। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट और करियर प्रोग्रेशन होना चाहिए। आप रिक्रूटमेंट कैसे करोगे, उनकी स्कोर्स को देख करके उन्होंने कितना अच्छा अचीव करा है हर एरिया में। ओके, इंटरनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, कि आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करो, मतलब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस बाहर विदेशों में सेटअप करो, और फॉरेन कंट्री को के साथ कोलैबोरेट करो, है ना। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी अपने कैंपसेस इंडिया में खोल सकते हैं। ग्लोबल कोलैबोरेशन और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, कि आप अपने बच्चों को वहाँ पर भी भेज सकते हो और वहाँ के बच्चों को यहाँ पर भी ला सकते हो। ऑटोनॉमी टू इंस्टीट्यूशन, की उनके ऊपर किसी भी चीज़ का रूल नहीं होना चाहिए, स्वायत्ता होनी चाहिए उनके पास अपने एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी एक्रेडिशन के बेस पे, कि उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है उसके बेस पे। फिर है NETF, दैट इज द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। तो इसका मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग आइडियाज एंड इनोवेशन इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आप आइडिया शेयर कर सकते हो, इनोवेशंस कर सकते हो, नई चीज़ों के बारे में ला सकते हो, नई तकनीक के बारे में खोज कर सकते हो, है ना। उस चीज़ों को प्रमोट करता है NET। और आप कैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे टीचिंग लर्निंग में, ओके, इस चीज़ पर ये दर्शाता है। सो होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, दैट इज़ मेरू का एस्टेब्लिशमेंट हो, ताकि आप रिसर्च को प्रमोट कर सको और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को सेटअप कर सको। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए, उनके कल्चर, उनके आर्ट्स, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में भी मॉडर्न एजुकेशन के साथ पता होना चाहिए। सो नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक एजुकेशन। तो कोई भी सेपरेशन नहीं होना चाहिए वोकेशनल और एकेडमिक एजुकेशन में, कि आपको दोनों चीज़ें समझाई जानी चाहिए साथ के साथ, है ना। तो वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स भी
इंटीग्रेट, हायर एजुकेशन में आपके वोकेशनल प्रोग्राम्स भी इंटीग्रेट होने चाहिए मिल करके। तो 50% लर्नर शुड हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025। तो ये इनका गोल था, क्या ये अचीव हो पाया, ये आपको देखना है, सर्च करना है। ओके, NQF National Qualification Framework create a common framework for degrees and certification to ensure standardization and quality। तो कॉमन फ्रेमवर्क रखो कि इसी तरह से आपके मार्क्स होंगे, इसी तरह से आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बेस पे मार्क्स आपके डिवाइड होंगे। तो हर यूनिवर्सिटीज़ में उसको ये एक ही तरह से रखवाती है या फिर आपको बताती है, ताकि क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन रहे, है ना, ताकि आप अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना आए पढ़ने के लिए। नेक्स्ट इज द प्रोफेशनल एजुकेशन फीचर्स एज पर NEP 2020। तो प्रोफेशनल एजुकेशन फीचर्स क्या है 2020 के अकॉर्डिंग? सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब स्पेशलाइज एजुकेशन है जो स्टूडेंट को प्रिपेयर करती है उनके स्पेसिफिक करियर्स में या प्रोफेशंस में। जैसे हमारी जो टीचिंग है वो भी एक प्रोफेशनल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल मेडिसिन है, दैट इज लॉ, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, टीचर एजुकेशन या फिर कोई और वोकेशनल फील्ड। ओके, सो NEP 2020 aims to transform professional education to make it, कि बच्चों को, कि वो ट्रांसफॉर्म करना चाहती है प्रोफेशनल एजुकेशन, क्या किस लिए, टू मेक इट होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, कि वो होलिस्टिक हो और मल्टीडिसिप्लिनरी हो, एक्सेसिबल हो और इंक्लूसिव हो, सभी लोग उसको ले सके, और एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल, कि आपको साथ साथ एक अच्छा सिटीजन भी बनाया जाए, कि आप सिर्फ अपना ही बनाना सोचो, आप सोसाइटी के रूल और रेगुलेशंस को भी फॉलो करो। अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन है उसके साथ आपकी वोकेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। ओके, सो की फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन अंडर NEP 2020। सो इंटीग्रेशन विद मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, तो प्रोफेशनल एजुकेशन को आप अलग नहीं कर दोगे, सभी डिसिप्लिन में इंक्लूड कर दोगे। तो स्टूडेंट विद स्टडी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड एथिक्स अलोंग विद प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स, कि इन सब्जेक्ट्स को भी वो पढ़ सकते हैं प्रोफेशनल सब्जेक्ट के साथ साथ। जैसे आप BEd में आप डिफरेंट चीज़ों को क्यों पढ़ते हो, है ना, सिर्फ आप टीचिंग के बारे में ही, पैडागोजी के बारे में ही क्यों नहीं पढ़ते हो, वो इसी चीज़ के लिए, ताकि आपको डिफरेंट तरह से नॉलेज हो। जैसे आप फिलोसफी के बारे में भी पढ़ते हो, सोशियोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हो, लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ते हो, तो डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। जैसे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट में टेक कोर्स इन एनवायरमेंटल एथिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉट जस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो एनवायरमेंटल एथिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स भी पढ़ता है या पढ़ सकता है, सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही पढ़ना मेन एम नहीं है उसका। ओके, फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन होना चाहिए, कि फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर में डिप्लोमा और 3 और 4 ईयर में डिग्री मिल जाएगी आपको। ओके, तो इससे री एंटर कर सकते हैं बच्चे एजुकेशन में एज पर देयर करियर गोल, कि अगर वो चले जाएं बीच में, कोई दिक्कत आ जाए, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो जाए, तो वो बाद में वापस से आकर उस डिग्री को कंटिन्यू रख सकते हैं। अक्रेडिटेशन एंड रेगुलेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी ब्रोट अंडर द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, कि जो HECI के अंडर में आए, ऐसे हमारे प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने चाहिए, जिससे हमारी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी प्रिंसिपल्स और अक्रेडिटेशन गाइडलाइंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि वो इन सब चीज़ों को फॉलो कर सके, है ना, एज अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट इज द एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब उनके बारे में सिखाया जाना चाहिए। तो बच्चों को क्या सही है, क्या गलत है प्रोफेशनल एथिक्स की, क्या उनको जैसे एज अ टीचर क्या हमारे एम्स, क्या हमारे एथिक्स हैं, कि हमें जो चीज़ करनी चाहिए, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज। तो इनके बारे में तो एटलीस्ट बच्चों को बताना चाहिए जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं। तो स्टूडेंट विल लर्न अबाउट एथिकल प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी, की कोई भी छुपाव नहीं रखना चाहिए और साथ मिलकर के सबको लेकर के चलना चाहिए जो भी उन्होंने फील्ड चूज करी है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ाओ, डिजिटल टूल्स का, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करो टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस में। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, की आप रिसर्च बेस्ड लर्निंग कराओ प्रोफेशनल फील्ड्स में, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो कि वो इनोवेट कर सके, सॉल्व कर सके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सब्जेक्ट्स और इंटर्नशिप के थ्रू। मतलब उनको अपने उनके हायर एजुकेशन में या प्रोफेशनल एजुकेशन में उनको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करो, ताकि वो फेस कर सके पहले ही, इससे पहले कि वो एक सही टीचर बन सके, है ना। प्रोजेक्ट्स उनके लिए डेवलप करो, प्रोजेक्ट्स में उनको इंक्लूड करो, ताकि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी स्टडी कर सके, उनके थ्रू वो पढ़ सके।
नेक्स्ट इज इंक्लूजन एंड इक्विटी, तो सभी बच्चों के पास इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए प्रोफेशनल एजुकेशन का, मार्जिनाइज बैकग्राउंड से आते हैं उन बच्चों के पास भी। स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड या फिर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करो जिनको भी ज़रूरत है। टीचर एंड फैकल्टी डेवलपमेंट, तो सीपीडी जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए वो सीपीडी के अंडर होनी चाहिए, मतलब उनको टीचर्स को सीपीडी के बारे में भी बताओ, मतलब उनको वो वर्कशॉप्स के बारे में जो नई टेक्निक्स हैं, नई टेक्नोलॉजी हैं, नई चीज़ों के बारे में वो अपडेटेड रहे, नई इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहे, तो कॉन्टिन्यूस उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वर्कशॉप होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए। इंटरनेट और फोकस ऑन इंटरैक्टिव, प्रैक्टिकल एंड अपडेटेड टीचिंग मेथड, ओके, कि वो अपडेटेड टीचिंग मेथड्स पे फोकस करें। इंटरनलाइजेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन विल कोलैबोरेट विद ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कोलैबोरेट करके चल सके। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और ग्लोबल एक्सपोजर को से वो दैट इज उनको ऑफर करना चाहिए, ताकि वो डिफरेंट कंट्रीज में जाकर भी पढ़ सके, अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर सके और अपने कल्चर के बारे में वहाँ वहाँ बता सके और उनका कल्चर सीख सके डिफरेंट कंट्रीज का। प्रैक्टिकल लर्निंग पे प्रमोट, मतलब इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करो बच्चों को, ताकि वो खुद करके सीखे। जैसे टीचिंग में आप देखते हो बीएड और एमएड प्रोग्राम में आपके इंटर्नशिप्स भी होते हैं, ताकि आप सच में उस एनवायरनमेंट में जाकर के सीखो। ओके, सो इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, लॉ फर्म, इन सब के साथ कोलैबोरेट करो ताकि बच्चे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले सके, एक्सपीरियंस करके अपने अनुभव करके सीख सके। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन, की कोई भी सेपरेशन नहीं होना चाहिए प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन में। तो एनईपी ने प्रमोट करा है कि आप ये जो बाउंड्रीज है प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन की उसको कम करो, है ना। तो स्किल डेवलपमेंट हर इंसान में होनी चाहिए, हर लर्नर में होनी चाहिए। बच्चों को शुरुआती दौर से ही उनके स्किल्स के बारे में उनको पहचान करवाओ, उनको सिखाओ डिफरेंट स्किल्स के बारे में, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट में कोई दिक्कत ना आए, उनके रोजगार में, उनकी लाइफ में दिक्कत ना आए। सो फील्ड कौन कौन सी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन कवर्ड इन एनईपी 2020, तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, लॉ एंड लीगल स्टडीज, टीचर एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड या एलिड फील्ड बोल सकते हो, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द रिकमेंडेशंस ऑफ एनईपी रिगार्डिंग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो क्या रिकमेंडेशंस हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के रिगार्डिंग? तो सबसे पहले ओडीएल क्या है? ओडीएल का मतलब है, ओडीएल हमें इसलिए ज़रूरी है कि वो एक्सेस पहुंचाता है डिफरेंट पर्सनस तक, कि जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, जो बच्चे बहुत दूर हैं, जो घर बैठ के ही पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, या फिर रिमोट और रूरल एरियाज़ में जो होते हैं, या फिर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लर्नर्स हैं, या फिर जो रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते क्लासरूम्स को ड्यू टू वेरियस रीजन, ओके, सो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल लर्निंग है ओडीएल। तो एनईपी में ज़्यादा रिकॉग्नाइज करा गया ओडीएल को, एक टूल को जिससे आप इक्विटी एक्सेस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग बच्चों को दे सकते हो। सो एक्सपेंशन ऑफ ओडीएल सिस्टम एक तरह से रिकमेंडेशन थी एनईपी 2020 की, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस डेवलप होने चाहिए कि जो ओडीएल लर्निंग कराएं बच्चों को, जो नहीं पहुंच सकते एजुकेशन लेने के लिए क्लासरूम में, तो जिससे कि जो ओडीएल का यूज़ कर सकते हो आप ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए 2035 तक उसे 50% करने के लिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, मतलब ऑनलाइन लर्निंग का, ई प्लेटफॉर्म्स का, डिजिटल कंटेंट का इनटू ओडीएल प्रोग्राम्स, कि बच्चे टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे जुड़ भी सके, साथ में अपनी कंप्लेन, अपनी फीडबैक भी दे सके बच्चों को। ओके, सो मूक्स का यूज़ करें, वर्चुअल लैब्स का यूज़ करें, इंटरैक्टिव रिसोर्सेज का यूज़ करें, ताकि लर्निंग को फ्लेक्सिबल और एंगेजिंग बनाया जा सके। ओके, सो नेक्स्ट इज द क्वालिटी एश्योरेंस इन ओडीएल होना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड सेटअप करें क्वालिटी का और करिकुलम का और असेसमेंट का फॉर ओडीएल कोर्सेज, मेंटेन द सेम एकेडमिक रिगर एंड क्रेडिबिलिटी एज रेगुलर फेस टू फेस प्रोग्राम्स, कि आप मेंटेन करके चल सको एकेडमिक रिगर को, मतलब आपके अंदर एकेडमिक एबिलिटीज भी हो और क्रेडिबिलिटी भी हो, मतलब विश्वसनीयता भी हो, या फिर आप सही से पढ़ रहे हो, इसके लिए फेस टू फेस प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं। ओके, कि आप फेस टू फेस लाइव क्लासेस के थ्रू भी पढ़ सकते हैं बच्चों, है ना। सो रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, ताकि जो ओडीएल प्रोग्राम को क्या कर सके, मॉनिटर कर सके, देख सके कि कहीं करप्शन या कुछ ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं चल रही हैं। ओके, मल्टीलिंगुअल एंड इंक्लूसिव कंटेंट होना चाहिए, कि जो कंटेंट होना चाहिए वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होना चाहिए, ताकि जो रीजनल एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ सके। ओके, तो जो ऑडियो से पढ़ना चाहते हैं, जो ब्रेल रिसोर्सेज और जो सब टाइटल जो भी हैं वो सब प्रोवाइड होने चाहिए। ओके,
लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन पर प्रमोशन होना चाहिए। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करो और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर रीस्किलिंग, अपस्किलिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर ऑल एज ग्रुप, कि हर एज ग्रुप के बच्चों को आप स्किल्स प्रोवाइड करो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रदान करो, ताकि अपनी स्किल्स को भी वो बढ़ावा दे सके। ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल होना चाहिए कि जो बच्चे फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं वो फेस टू फेस भी पढ़ सकते हैं, और जो ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं वो ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे जो ऑडियल होते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, वो संडे को अपनी क्लासेस लगाते भी हैं, है ना, संडे को जाते भी हैं इंस्टीट्यूशंस में, ताकि वो अपने टीचर से अवगत हो सके, अपनी पढ़ाई से दैट इज मेंटेन करके चल सकें, इसलिए। सो फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है इन स्विचिंग बिटवीन रेगुलर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड्स, कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है इसमें ताकि आप रेगुलर ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड्स के अंदर स्विच कर सको, है ना, कि आपको रेगुलर जाना है, ऑनलाइन जाना है, या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड करना है, आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हो। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ताकि कनेक्टिविटी डिवाइसेस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड करो, है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करो ताकि आप ऑडियल को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सको, ओपन डिस्टेंस लर्निंग को। ओके, तो पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरीज होनी चाहिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ पे आप डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सको, जैसे ई ज्ञान कोश अगर आपने देखा हो या फिर सुना हो, जहाँ पे आपको इग्नू का जो भी मटेरियल है वो आपको मिल जाता है पीडीएफ फॉर्म में, आसान भाषा में। कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, की आप कोलैबोरेट करो यूनिवर्सिटीज से और इंस्टीट्यूशन से। सो यूनिवर्सिटी शुड बी अलाउड टू ऑफर ओडीएल एंड ऑनलाइन डिग्रीज प्रोवाइडेड दे मीट क्वालिटी बेंचमार्क, कि क्वालिटी मेंटेन करके आप यूनिवर्सिटीज़ को भी बोलो कि वो ओडीएल प्रोग्राम्स को ऑफर करें, है ना, और ऑनलाइन डिग्रीज भी प्रदान करें। जैसे आप केयू में देखोगे तो ऑनलाइन डिग्रीज वहाँ पर भी है। अगर आप एमडीयू में देखोगे हरियाणा में, दिस केयू क्या है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कुरुक्षेत्र में है, और एमडीयू दैट इज रोहतक में है, दैट इज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अगर आप देखो। सो बेसिकली ये भी दैट इज डिस्टेंस प्रोग्राम्स को चलाते हैं। तो बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो डिस्टेंस प्रोग्राम्स को यूज़ करती हैं या फिर चलाती हैं। सो कोलैबोरेशन को एनकरेज करो विद नेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक स्वयं, नैपटेल या दीक्षा फॉर डिलीवरिंग ऑडियल कंटेंट। तो ऐसे आप नेशनल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करो जहाँ पर आप अपने कंटेंट को डाल सकते हो, अपने कंटेंट को शो कर सकते हो, स्वयं पे, नैपटेल पे और दीक्षा ऐप पे। आपको मुझे स्वयं, नैपटेल और दीक्षा की फुल फॉर्म ज़रूर बतानी है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि आपको बतानी है, क्योंकि आप जब इसे सर्च करोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो स्वयं की, नैपटेल की, NPTEL, और दीक्षा की, DIKSHA। ओके, नेक्स्ट इज द क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब क्रेडिट ट्रांसफर को अनेबल करो ओडीएल कोर्सेज को टू रेगुलर डिग्री प्रोग्राम, ताकि रेगुलर डिग्री प्रोग्राम के साथ चल सके ना। तो क्रेडिट ट्रांसफर को यूज करो ताकि आपको अगर रेगुलर डिग्री प्रोग्राम में आना है तो आप आ सकते हो। ओके, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम टू स्टोर एंड ट्रांसफर क्रेडिट थ्रू ओडीएल, कि यहाँ पे भी ABCID का यूज करो ताकि आप अपने क्रेडिट्स को, अपने पॉइंट्स को ट्रांसफर कर सको ओडीएल में। रिसर्च एंड इनोवेशन इन ओडीएल, तो प्रमोट रिसर्च इन ओडीएल पैडागोजी और लर्निंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज, की आप रिसर्च को प्रमोट करो ओडीएल पैडागोजी में, है ना, लर्निंग मेथड्स में और टेक्नोलॉजीज में। तो इनोवेट इन क्रिएटिंग इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव कंटेंट सच एज सिमुलेशन, गेमिफिकेशन एंड वर्चुअल रियलिटी। तो आप ऐसे कंटेंट को तैयार करो जहाँ पे आप गेम्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हो, सिमुलेशंस के जरिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो जिसमें बच्चों को रियल फील हो, रियल दैट इज फीलिंग आए कि वो इस कोर्स को कर रहे हैं और ये कुछ चीज़ें सीख भी रहे हैं। और वर्चुअल रियलिटी का भी यूज़ करो आप ओडीएल लर्निंग में भी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट टेक्निक्स एज पर NEP 2020, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट टेक्निक क्या होनी चाहिए 2020 के अकॉर्डिंग NEP के। सो NEP proposes a complete reform of the assessment system in India। तो इसका फोकस था रोट मेमोराइजेशन से मार्क बेस्ड इवैल्यूएशन टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, कि रोट मेमोराइजेशन या फिर मार्क बेस्ड इवैल्यूएशन जो करा जाता है उससे आप उनकी निपुणता के अकॉर्डिंग, उनकी कौशलता के अकॉर्डिंग आप उनको मार्क्स दो। होलिस्टिक वे में और फॉर्मेटिव असेसमेंट पे फोकस करा गया है ना, कि आप बच्चों की लर्निंग आउटकम पे फोकस करो, मतलब लर्निंग पे फोकस करो, ना कि उनके मार्क्स पे फोकस करो। बच्चों का होलिस्टिक असेसमेंट करो, बच्चों का कॉग्निटिव के साथ सोशल, इमोशनल, फिजिकल सब चीज़ों का आप मूल्यांकन करो। तो की ऑब्जेक्टिव्स क्या है असेसमेंट के अकॉर्डिंग टू NEP 2020। सो ये प्रमोट करता है लर्निंग और डेवलपमेंट को,
हायर ऑर्डर स्किल्स को आप कैसे असेस कर सकते हो, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, क्रिएटिविटी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ये लेकर के चलता है कि आप इनको भी लेकर के चलो और बच्चों को आप क्या करो, असेस करो, उनका मूल्यांकन करो। असेसमेंट स्ट्रेस फ्री, ट्रांसपेरेंट और रेगुलर होना चाहिए कि बच्चों को स्ट्रेस ना हो, जैसे मार्क्स बेस्ड असेसमेंट में होता है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और रेगुलर होने चाहिए ना, होते ही रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज कराते तो फिर एक साल बाद करा रहे हो। तो आप जैसे एक आपने टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चों से आप पूछ सकते हो, क्विज ले सकते हो, और गेम्स के थ्रू आप पजल्स वगैरह के थ्रू, है ना, आप दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आप बता सकते हो। इवैल्यूएशन का यूज कर सकते हो टू सपोर्ट ग्रोथ, नॉट जस्ट ग्रेडिंग, कि आप इवैल्यूएशन का यूज करो उनकी ग्रोथ के लिए, है ना, ताकि उनको बढ़ावा मिले, ना कि सिर्फ उनको ग्रेड देने के लिए कि A+ आया, B+ आया, A आया, इन सब चीज़ों के लिए। सो मेन फीचर्स क्या है असेसमेंट के NEP 2020 के अकॉर्डिंग? सो एनुअल और एंड टर्म एग्जाम्स थी और फाइनल मार्क्स पे फोकस करा जाता था। इस सबको हटा करके किस पे फोकस करा गया है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट, जैसे CCE। इसका मेन एम है कि बच्चों का सबमिटिव, फॉर्मेटिव और एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, मतलब करिकुलर और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज, सबका आपको मूल्यांकन करना है। बच्चों को जीवन पर्यंत, मतलब बच्चों को स्कूल टाइम में हर तरफ उनको देखना है ना, हर तरफ उनका क्या असेसमेंट, क्या उनकी परफॉर्मेंस और उस चीज़ों को मेजर करना है। और ये रेगुलर फीडबैक और इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है कि आपको रेगुलर फीडबैक मिलता रहे बच्चों की परफॉर्मेंस से, और बच्चों की बात भी आप सुन सको, और इम्प्रूवमेंट पे भी फोकस करता है कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे एम्फोसिस करता है कि ऑनगोइंग चेक्स टू इम्प्रूव लर्निंग, ताकि आप लर्निंग को इम्प्रूव कर सको। ऐसे इसलिए आप बार बार उनका असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन कर सको, कैसे? क्विज के जरिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जरिए, डिस्कशन के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए, या फिर ई पोर्टफोलियोज या पोर्टफोलियोज बना करके। रिडक्शन इन हाई स्टेक बोर्ड एग्जाम प्रेशर, कि जो बोर्ड एग्जाम प्रेशर होता है वो खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ द नई अप्रोच के बारे में आकर के, है ना, जो NEP 2020 आई है। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, आपकी निपुणता, आपकी कौशलता के अकॉर्डिंग आपका असेसमेंट होगा, ना कि सिर्फ आपको मेमोराइजेशन को टेस्ट करने के लिए होगा। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस और क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए, या फिर उसको एसेस करना है, मेन एम NEP 2020 का। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा आपका, HPC जिसे बोलेंगे, जिसमें आपका जो ट्रेडिशनल रिपोर्ट कार्ड है उसको हटा करके आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बना दिए गए हैं, जिसमें आपकी कॉग्निटिव स्किल्स भी मेजर होंगी, दैट इज एकेडमिक लर्निंग आपकी, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स भी, लाइफ स्किल्स, एथिक्स और वैल्यूज भी, और स्पोर्ट्स भी, आर्ट्स भी, और वोकेशनल स्किल्स भी। तो हर तरह से आपका मूल्यांकन होगा, सिर्फ आपका एक बेसिस पे ही ना रह करके डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट आपका विकास हो, इसके लिए आपका मूल्यांकन होगा। सो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट होगा, मतलब सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, पीयर असेसमेंट कर सकते हो, मतलब अपने दोस्तों का, टीचर असेसमेंट भी हो सकता है कि बच्चे टीचर बच्चे का असेसमेंट करें। सो वो सारी चीज़ें, और गिव क्वालिटेटिव फीडबैक, कि आपको फीडबैक मिलेगा क्वालिटेटिव फॉर्म में, जस्ट आपको न्यूमेरिकल ग्रेड के फॉर्म में ही नहीं, आपको बताया जाएगा कि किस एरिया में आपको दिक्कत है, किस एरिया में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ें आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाएगा। स्ट्रेंथ पे, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट और इंटरेस्ट पे फोकस करा जाता है कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, जो एरियाज इंप्रूव करने के उसको कैसे बढ़ा सकते हो, उसको कैसे ला सकते हो, और अपने आपके इंटरेस्ट एरियाज पे। सो परख, दैट इज द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक तरह से नेशनल असेसमेंट सेंटर है जो गाइड करता है, जैसे आपके स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट क्या है, कि थ्योरेटिकल बेसिस में कितने मार्क्स लगाने हैं, प्रैक्टिकल में कितने लगाने हैं, तो एक तरह से स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। और इवेल्युएशन मेथड्स डिफरेंट लाए गए हैं, जिसमें आप चूज कर सकते हो आपके लर्नर्स के अकॉर्डिंग। और बोर्ड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की जो चेंजेस आते रहते हैं वो सब परख के अंडर में ही होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज अ बोर्ड एग्जाम रिफॉर्म्स जो लाए गए हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स विल टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, नॉट मेमोरी रिकॉल, कि उनकी मेमोरी रिकॉल जैसे फैक्ट वगैरह के लिए ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट के बारे में भी जान सके और अप्लाई कर सके अपने नॉलेज को, मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स को लिया गया है। स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक एग्जाम ट्वाइस अ ईयर फॉर इम्प्रूवमेंट, कि बच्चों को एक साल में 2 बार एग्जाम कराए जाने चाहिए, ताकि वो एक साल में अगर थोड़ी दिक्कत है तो वो अगले साल उसको इम्प्रूव कर सके। मल्टीपल फॉर्मेट्स, मतलब आप डिफरेंट फॉर्मेट्स के थ्रू टेस्ट दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव वे में, डिस्क्रिप्टिव वे में, एनालिटिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड के थ्रू, जैसा भी आपका स्कूल करवाता है या फिर आप चाहते हो। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन असेसमेंट, कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके असेसमेंट कर सकते हो, जैसे AI बेस्ड असेसमेंट कर सकते हो बच्चों का, अडेप्टिव टेस्ट, या फिर डिजिटल पोर्टफोलियोज के जरिए उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑनलाइन असेसमेंट एंड ई पोर्टफोलियोज बना करके, ताकि आप लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। ओके,
वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल असेसमेंट पे फोकस करता है, प्रैक्टिकल स्किल्स पे, वोकेशनल एजुकेशन पे, को करिकुलर एरियाज पे, ताकि आप असेस कर सको और रिकॉग्नाइज कर सको। सो इंक्लूजन ऑफ प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इन द इवेल्युएशन, ठीक है, आप इन सब चीज़ों को प्रमोट कर सको। नेक्स्ट इज अ स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जिसमें आप एनकरेज कर सकते हो स्कूल लेवल असेसमेंट फॉर इंटरनल ग्रोथ मॉनिटरिंग, कि आप बच्चों का दैट इज इंटरनल ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए आप स्कूल बेस्ड असेसमेंट कर सकते हो ना, स्कूल लेवल असेसमेंट, ताकि बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, देखने के लिए कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्डाइज टेस्ट, की जो एक्सटर्नल स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उस पर डिपेंडेंसी कम हो चुकी है इसकी वजह से, कि अब आपकी बच्चों की परफॉर्मेंस एक्सटर्नली होगी, ये सब चीज़ें होंगी, इस चीज़ पे हटा दिया गया, आप इंटरनल ग्रोथ मॉनिटरिंग करो। टीचर ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, की टीचर्स को भी ट्रेन करा जाए ताकि वो मॉडर्न असेसमेंट टेक्निक्स को यूज़ कर सके, नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सके, जिससे वो मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चों का, जैसे ई पोर्टफोलियोज कैसे बनाने हैं उन्हें, है ना, डिफरेंट तरीके से जो गूगल फॉर्म पे कैसे उन्हें क्विज बनाने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने हैं, इस पे फोकस ऑन डिजाइनिंग असेसमेंट दैट टेस्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको फोकस करें किस पे, असेसमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, उनकी समझ बढ़ाने के लिए। सो स्टूडेंट, ये कुछ मेन फीचर्स थे असेसमेंट के एज पर NEP 2020। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये टॉपिक्स जो हैं इस यूनिट के, इस यूनिट 6 के, या फिर F पार्ट भी बोल सकते हो, उसका कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट बचा है आपका तो आप पूछ सकते हैं, है ना। आपको कौन सी यूनिट समझ नहीं आ रही है, आपको कौन सी यूनिट का टॉपिक चाहिए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।